हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का वजह से कर रहे होंगे। तो फाइनली हमारी जो मशीन लर्निंग एंड टेक्निक्स की यूनिट 3 है वो आ चुकी है। अब तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4 काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए थे और बहुत टाइम हो गया जो वो वीडियोस थी उनके बाद ये वीडियो आने में, क्योंकि ये मेरा पहले सब्जेक्ट नहीं था। बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीटेक मैंने अच्छे से इसे पढ़ा है और आपके लिए इस सब्जेक्ट को लाया हूँ। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छी यूनिट है। यूनिट 3 जो है हमारी, इसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं, डिसीजन ट्री लर्निंग एंड इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। दोनों को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी एग्जांपल हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। ये जो हमारी वीडियो है वन शॉट के अंदर होने वाली है, यानी कि हम कंप्लीट यूनिक यूनिट को एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे और हमारा जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उन सबको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी यूनिट है वो हमारी बहुत ही अच्छे से और डिटेल में है, ठीक है। तो मतलब जितनी पहले की यूनिट थी उनसे थोड़ी सी लंबी यूनिट है, ठीक है। तो टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टेंट बेस्ड जो हमारा डिसीजन ट्री लर्निंग है, उसके अंदर हमारे 3 टॉपिक्स हैं। देन हम ID3 एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिससे कि हम डिसीजन ट्री को बनाते हैं। इंडक्टिव बायस एंड इंडक्टिव इन्फ्रेंस पढ़ेंगे और फिर हम डिसीजन ट्री के अंदर जो भी इश्यूज हैं वो हम देखेंगे। ये हमारा एक पार्ट हो जाता है, जिससे हमारे 5 पीवाईक्यूज आए हुए हैं और मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कराए हैं। जो हमारा पार्ट बी है वो है हमारा इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग, जिसके अंदर हम ये सारे जो लर्निंग्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। KNN, locally weighted regression, रेडियल बेयस फंक्शन नेटवर्क, केस बेस्ड लर्निंग। और देखो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, इससे हमारे 3 पीवाईक्यूज आए हुए हैं और इसमें हर एक टॉपिक, जैसे कि KNN हो गया, उससे हमारा 10 मार्क्स का है। लोकली वेटेड हो गया, इससे 10 मार्क्स का है। केस बेस्ड लर्निंग है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इन सबको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। आराम से जो भी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ है वो अपने पास से हटा दो और आराम से बैठ जाओ एक नोटबुक लेके, क्योंकि साथ में शॉर्ट नोट बनाते रहना, जिससे कि आपकी हेल्प हो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मल्टी आइटम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि डिसीजन ट्री होता क्या है। तो देखो, डिसीजन ट्री एक हमारा सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है? जिस डेटा के ऊपर हमारा लेबल होता है, उस डेटा को हम यूज़ करके जो भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बनाते हैं, उसको हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब कि जो भी डेटा हमारे पास होगा, डेटा सेट, उसके ऊपर क्या होगी? लेबल होगा। हमें पता होगा कि कौन सा डेटा किस चीज़ को बिलॉन्ग करता है, ठीक है। और हमारा जो डिसीजन ट्री है, सबसे बेस्ट यूज़ होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए या फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए। और सबसे मतलब अगर एक ही चीज़ पूछें तो क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा कैटेगोरिकल डेटा होता है, जो है फिक्स अमाउंट में डेटा होता है। बट हमारा जो रिग्रेशन होता है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है, तो उसके लिए हाँ, चल जाता है बट बेस्ट नहीं होता, ठीक है। इट वर्क्स जस्ट लाइक हाउ ह्यूमन मेक डिसीजन स्टेप बाय स्टेप बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जैसे कि ह्यूमन है, आपको मैं एकदम ईज़ी एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले देखो क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं कुछ, कि सबसे पहले कॉलेज की साइड से हम देखेंगे कि आपको वो एलिजिबल कर भी रहे हैं या नहीं। जैसे कि कॉलेज ने एक क्राइटेरिया रखा कि आपको, अगर आपके 12th में 75% से मार्क्स ऊपर हैं, देन ही आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो कॉलेज के अंदर। तो अगर आप वो क्राइटेरिया, वो कंडीशन फुलफ़िल कर लेते हो, वो कंडीशन पास कर लेते हो, देन आप आगे बढ़ते हो। तो वो कंडीशन पास हो गई, फिर आपकी साइड आता है कि आपका जो बजट है वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि आपका बजट है 1 लाख पर ईयर आप दे सकते हो कॉलेज के लिए, बट वहाँ पे जो कॉलेज की फीस है वो 1.2 लाख है पर ईयर, तो आपका बजट अलाउ नहीं करेगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे। बट अगर अलाउ भी कर जाता है, फिर आप देखते हो कि कॉलेज मेरा घर से कितना दूर है ना, कॉलेज अच्छा है या नहीं है, तो बहुत सारी कंडीशन होती है, देन आप जाके कुछ डिसीजन लेते हो, ठीक है। तो ऐसे ही डिसीजन ट्री के अंदर भी हम बहुत सारी कंडीशंस को पार करने के बाद, कंडीशन को फुलफिल करने के बाद हम डिसीजन को ले पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल लें, तो यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है, शुड आई प्ले क्रिकेट टुडे? क्या हम आज क्रिकेट खेल सकता हूँ? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बारिश हो रही है या फिर हमारी छुट्टी है या नहीं। अगर बारिश हो रही है तो हम क्रिकेट ऑब्वियसली नहीं खेलेंगे, और अगर हमारी हॉलीडे नहीं है तब भी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो हम इसका कैसे डिसीजन ट्री क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारा डिसीजन ट्री हम क्रिएट करने वाले हैं कि कोई भी बंदा है, उसे क्रिकेट आज खेलना चाहिए या नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इज इट रेनिंग? बाहर बारिश हो रही है? तो फिर अगर हो रही है, ठीक है, यस आ रहा है, तो नो, आप नहीं खेल पाओगे, आप इनसाइड आपको रहना है, ठीक है। फिर आप देखोगे, अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप देखोगे कि बाहर कहीं ऐसा तो मौसम नहीं है, बहुत तेज तेज हवा ववा चल रही है,
भी अगर चल रही है तो आप डेंजर में हो, तो भाई आपको खेलना नहीं है। अगर है तो फिर आप देखोगे कि आपकी हॉलीडे है या नहीं है। अगर छुट्टी है तो आप खेल सकते हो, है ना? यस, तो आप प्ले लास्ट डिसीजन पे पहुंच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खेल सकते। आपको अपना जो भी काम है, अगर आप वर्किंग में हो, जैसे कॉर्पोरेट वगैरह में हो, तो काम करोगे, अपना कोई भी काम करोगे, या फिर अगर आप स्कूल जाना है तो भाई आप स्कूल जाओगे, ठीक है? तो ये सारी ऐसे हमने क्या किया, डिसीजन ट्री क्रिएट कर लिया, और काफ़ी ईज़ी सा नहीं था, इसे कोई भी समझ सकता है देखने के बाद। तो डिसीजन ट्री ऐसे ही होता है कि हर कोई उसे समझ पाता है, ठीक है? तो डिसीजन ट्री क्लियर है। अब हमारी इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं डिसीजन ट्री की, ठीक है? जो कि आपको आंसर के अंदर लिख कर आनी है, पेपर के अंदर लिख कर आनी है। तो सबसे पहले आता है हमारा रूट नोड। जैसे कि हमने देखा था इज़ इट रेनिंग, जो भी हमारा टॉप मोस्ट नोड होता है, जो कि रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है हमारा पूरे के पूरा जो हमारा डेटा सेट है उसको, तो वो हमारा होता है रूट नोड, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ से हमारा जो डेटा है वो हमारा स्प्लिट होता है, ठीक है? फिर आते हैं हमारे इंटरनल नोड, जितनी भी अंदर जो हमारी कंडीशंस थी, जैसे कि हमारा इज़ इट विंडी, ये तो हमारा लीफ नोड है, लास्ट नोड है कि आप इसके बाद नहीं जा रहे हो। बट ये जो हमारा स्प्लिट हो रहा है, ये हमारा इंटरनल नोड है। ये हमारा जो स्प्लिट हो रहा है, ये हमारा इंटरनल नोड है। ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट हैं जो कि स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है? तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटरनल नोड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लीफ नोड, जो हमारा लास्ट नोड होता है, जिसे हम टर्मिनल भी बोलते हैं, कि फाइनल नोड है जहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आप किस क्लास को बिलोंग करते हो। जैसे कि आपको अंदर रहना है या फिर बाहर जाके खेलना है, तो आपको लास्ट पे जाके पता चल जाता है, ठीक है? फिर हमारी ब्रांचेस होती हैं, जो कि एजेस होती हैं, जो कि हमारी नोट्स को क्या कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है? ऐसे एरो से बनी होती हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो। डिसीजन ट्री का एडवांटेज ये होता है, बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, और अगर कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उन्हें भी अच्छे से हैंडल करता है, ठीक है? और बहुत ही कम डेटा में ये जो है बन जाता है। और एप्लीकेशंस जो हैं डिसीजन ट्री की, वो ये हैं कि बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, ई-कॉमर्स में, फाइनेंस में, एजुकेशन में, सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सब में आप कहीं न कहीं डिसीजन ट्री को यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है? तो डिसीजन ट्री हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है? अब हम देखेंगे कि डिसीजन ट्री पे पीवाईक्यू कौन-कौन से आए हुए हैं। तो देखो, डिसीजन ट्री के ऊपर हमारा पीवाईक्यू आया था कि डिसीजन ट्री हमारा बेस्ट सूटेबल कौन-सी प्रॉब्लम के लिए होता है। तो बेस्ट सूटेबल हमारा होता है वो क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है? मतलब रिग्रेशन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, बट हमारा क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? फिर हमारा आता है डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन करो और उसकी वर्किंग को डिटेल बताओ एक्सप्लेन करके, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप इसका कंस्ट्रक्शन बताना था हमें। तो देखो, डिसीजन ट्री है ना, आपको सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है? तो आपको इसके अंदर पहले डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन करना है, जो मैंने अभी पीछे किया था, और उसकी चाहो तो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी लिख कर आना, बट एग्जाम्पल जरूर लिख कर आना, ठीक है? डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन कर दिया, उसका एग्जाम्पल लिख दिया, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी वर्किंग बतानी है। तो देखो, सबसे पहले हमारा डिसीजन ट्री कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे के पूरे एंटायर डेटा सेट के साथ आप जो है ट्री को क्रिएट करने स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहला क्या है कि पूरा का पूरा जो डेटा सेट है उसे उठा लो, जितना भी डेटा है उसे उठा लो, कोई भी डेटा मिसिंग विसिंग ना हो। अगर मिसिंग विसिंग है तो उसे भी पहले हैंडल कर लो, सब अपना जो डेटा है ना उसे क्लियर कर लो, ठीक है? अपने जो डेटा है वो प्रिपेयर कर लिया, अपना जो डेटा है वो क्लियर कर लिया। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर ना सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊँगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा-बहुत पढ़ा के छोड़ दिया। आपको अच्छे से एग्ज़ाम्पल मिलेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है? सबसे पहले आपने डेटा सेट को उठा लिया, फिर आपको क्या करना है, अपने जितने भी एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? जैसे कि हमारा इज़ इट रेनिंग एक हमारा अभी अभी हमने रूट नोड नहीं लिया था, एक हमारा एट्रिब्यूट है। इज़ इट विंडी हमारा एक एट्रिब्यूट है। इज़ इट हॉलिडे हमारा एक एट्रिब्यूट है। ये हमारे क्या है, एट्रिब्यूट्स हैं, ठीक है? तो ये जो हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया था, इन सब के अंदर हमारे ये सब क्या है, अभी हमारे एट्रीब्यूट है, अभी हमने इसे रूट नोड अभी बनाया नहीं है सबसे पहले। तो हमारा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है, हमने तीनों को उठा लिया, ठीक है? आपको तीनों एट्रीब्यूट को उठाना है, और सबके लिए आपको क्या करना है, उनकी एंट्रोपी चेक करनी है। एंट्रोपी क्या होता है कि हमारा जो डेटा सेट है उसके अंदर इम्प्योरिटी कितनी है, उसके अंदर जो डेटा है हमारा किस तरीके से जो है डिवाइडेड है, ठीक है? तो हमें वो चेक करना है। तो अगर हमारी जो एंट्रोपी होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में उसकी जो है रेंज होती है। अगर 0 है तो हमारा जो डेटा है बिल्कुल अच्छे से प्योर है, और आप उसे लीफ नोड बना सकते हो, ठीक है? अगर 1 है तो हमारा जो डेटा है बिल्कुल इम्प्योर है और इक्वली जो है डिवाइडेड है। तो ये जो रेंज होती है, ठीक है? बीच में भी आ सकता है। इफ ऑल सैंपल्स बिलॉन्ग टू द सेम क्लास, तो उसका जो हमारा एंट्रोपी है वो क्या होगा, हमारा 0 होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो हम अगर इसकी एंट्रोपी लें नो वाले की, ठीक है? तो नो के आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, यहाँ पर आपके पास एक ही डिसीजन है जो कि है नो। उसके
अलावा कोई नहीं है, तो इसकी एंट्रोपी क्या हुई हमारी, जीरो हुई, क्योंकि हमारा जो है ये एक ही क्लास के अंदर डिवाइडेड है और कोई क्लास है ही नहीं, सिर्फ नो है, ठीक है। अब अगर हम इसकी देखें इज इट हॉलीडे की, तो ये हमारा दो क्लास के अंदर डिवाइडेड है, एक तो यस है इसके पास और एक तो नो है, ठीक है। तो अगर एक यस है और एक नो है, मतलब कि ये क्या है, इक्वली डिवाइडेड है, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, वन होगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर तीन यस तीन नो होते तो हमारी एंट्रोपी कितनी होती, वन होती। अगर यहाँ पे सिर्फ यस होता, नो नहीं होता, या फिर नो होता यस नहीं होता, तो हमारी एंट्रोपी कितनी होती, जीरो होती, ठीक है। तो हमारी जितनी क्लास के अंदर जो डिवाइडेड होता है ना, जैसे डेटा इम्प्योर जितना होता है, उतनी हमारी एंट्रोपी ज्यादा होती है, ठीक है। एंट्रोपी निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और माइनस पी, ये हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है यस की, प्लस है ना यहाँ पर, देखो प्लस है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी यस की, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी नो की, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड देन लॉग बेस टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, माइनस देन फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, देन लॉग बेस टू, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। अब भैया इसको तो हम समझ नहीं पा रहे, तो यार अभी एग्जांपल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्रोपी हमारी किसके अंदर मेजर होती है, बिट्स के अंदर मेजर होती है, ठीक है। और हमारा जो अब एंट्रोपी जब आप निकाल लोगे सारे के सारे फीचर्स की या फिर एट्रीब्यूट की, तो आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि किस तरीके से हमें इसे अरेंज करना है, कि हमारा ये जो, हर बार इसी एग्जांपल पे लेके जा रहा हूँ, कि हमारा जो इज इट रेनिंग है वो ऊपर आएगा, विंडी जो है नीचे आएगा, या फिर यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, मतलब इसको अरेंज कैसे करोगे, पैटर्न कैसे क्रिएट करोगे, वो हम आगे देखेंगे स्टेप 4 के अंदर, ठीक है। अब हमने स्टेप 3 के अंदर, तो स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, एंट्रोपी को निकाल लेना है। पहले हम एंट्रोपी निकाल के देखते हैं, देन हम स्टेप 3 के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें एंट्रोपी का, तो हमारे पास एक यहाँ पर एग्जाम्पल है, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, ठीक है। तो फीचर जो 1 है, हमारा जो रूट नोड है, उसको अगर हम देखें, और ये जो हमारे दो नोड हैं, इसको हम देखें, तो रूट नोड हमारा यस है, हमारे पास यस है 9, और जो नो है वो है हमारे पास 5। और अगर हम F2 के पास देखें, यस तो है हमारे 6 और नो है हमारे 2, ठीक है। और यहाँ पर यस है हमारे 3 और नो है हमारे 3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी एंट्रोपी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इक्वली ये डिवाइडेड है। इसकी एंट्रोपी हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी भी हमें एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी, तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें F2 की हम एंट्रोपी निकालेंगे, इस वाले की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें क्या लेना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे यस कितने हैं, 6 हैं, और टोटल कितने हैं हमारे, 8 हैं। तो 6/8 आ गया, -6/8 log बेस टू 6/8। फिर हमें क्या करनी है, नो की लेनी है, तो टोटल नंबर ऑफ नो कितने हैं, वो है 2, और टोटल नंबर ऑफ हमारे जो डेटा है वो कितना है, 8 है, 6 और 2, ठीक है। तो हमारा आ गया 2/8, तो 2/8 आ गया, log बेस टू 2/8। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, आप कर लेना, आपके पास तो कैलकुलेटर भी होता है, तो कैलकुलेट करोगे तो 0.81 आपका एंट्रोपी जो है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 0 से लेकर 1 के बीच में ही रेंज जो है उसकी रहेगी। फिर अगर हम एंट्रोपी ऑफ F3 निकालेंगे तो 1 आएगी। और अब वीडियो को पॉज करो और आराम से जो F1 है उसकी एंट्रोपी को फाइंड करो, ठीक है। अभी करो, मैं आगे वैसे बता दूंगा, बट अभी जो है वीडियो को पॉज करके इसकी फाइंड आउट करो, ठीक है। एंट्रोपी हमने दोनों की निकाल के आपको बता दी, आराम से क्लियर होगा। एंट्रोपी निकालना आपको आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। अब हमने एंट्रोपी तो निकाल ली कि भाई F1 यहाँ पर इतनी एंट्रोपी है, F2 की इतनी है, F3 की इतनी है। अब ये बताओ कि हमें इसे अरेंज कैसे करना है, कि F1 ऊपर रहेगा, F2 ऊपर रहेगा, F3 ऊपर रहेगा, कौन ऊपर कौन रहेगा वो फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। तो देखो, हमें जब भी बेस्ट जो एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना होता है कि कौन स्प्लिट होगा, तो हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को लगाते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया हमारे बहुत सारे होते हैं, बट हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गेन को लेते हैं, डिसीजन ट्री को हम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन गेन को यूज करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गेन हम क्या करेंगे, हर एक एट्रीब्यूट का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम सारे एट्रीब्यूट को स्प्लिट करके देखेंगे, और फिर उन एट्रीब्यूट्स का जो है इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करेंगे। जिस भी एट्रीब्यूट का हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन होगा, हम उसको स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट बनाएंगे और उसको हम रूट नोड बना देंगे, ठीक है। तो देखो, इन्फॉर्मेशन गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले जिस भी आप एट्रीब्यूट को रूट नोड बनाना चाहते हो, जिसका भी आप इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट कर रहे हो, उसकी एंट्रोपी को यहाँ पे रखो, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ वी बिलोंग्स टू वैल्यू, ठीक है। इसको अभी मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा तो समझाऊंगा। फिर जितने भी एट्रीब्यूट बचे हुए हैं, जो भी स्प्लिट होने वाले हैं, ठीक है, उनको आप इस तरीके से उनका समेशन करो, एसवी जो भी आपका एट्रीब्यूट है उसे ऊपर रखो, फिर टोटल नंबर ऑफ नीचे, जितने भी आपके डेटा है उसको नीचे रखो, फिर इनटू उसकी एंट्रोपी, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल लूंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी ये जो हमारा डेटा है, इसी को हम क्या करेंगे, इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकाल के देखेंगे, F1 को रूट नोड मानेंगे और फिर इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे। F1 का हमारा जो वो एंट्रोपी आई है, अभी आपने फाइंड आउट कर ली होगी, अभी वो यूज होगी, ठीक है।
अब जो हमारा F1 है उसकी एंट्रोपी आई है हमारी 0.94, ठीक है। अगर आपकी 0.94 आ रही है तो अच्छी बात है, क्लियर है, ठीक है। और ये हमारे यस कितने 9 है, नो कितने, ये सब आपको पता है। इसकी एंट्रोपी 0.81 और इसकी एंट्रोपी 1, ठीक है। अब हमारा ये एग्जांपल है, तो इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है इन्फॉर्मेशन गेन का, ठीक है। सबसे पहले हम एंट्रोपी निकाल हाँ इन्फॉर्मेशन गेन निकाल लें F1 को स्प्लिटिंग करके, ठीक है। तो F1 की हमारी एंट्रोपी यहाँ पे रहेगी 0.94, आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ गया, सबसे पहले हम लेंगे F2 देन F3, दोनों को हमें क्या करना है, समेशन करना है, जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है। तो पहले माइनस लगाया हमने, ठीक है। और फिर हमारा आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 प्लस 2, F2 पे कितने 8 है, तो 8 हमारा यहाँ पर आ गया। टोटल डेटा डेटा कितना है हमारा ऊपर वाले का F1 का, जिसकी भी हम एंट्रोपी ले रहे हैं 9 और 5 यानी कि 14, तो हमारा यहाँ पर आ गया 14। मतलब कि आपके पहले तो 14 थे, फिर आपके पास कितने बचे, 8 बचे, ठीक है टोटल। तो 8/14 आ गया, और इंटू इसकी जो भी एंट्रोपी है यहाँ पे रख देनी है, जो कि 0.81, ठीक है। फिर हम F3 की तरफ जाएंगे, आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 6 हैं, और ऊपर कितने थे, 14 थे, ठीक है। तो 6/14 इंटू आपकी जो एंट्रोपी है उसे यहाँ पे रख देना है 1, ठीक है। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसका जब हम इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे, तो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन आया 0.05। किसका आया इन्फॉर्मेशन गेन, हमारा इसका S1 का, यानी कि F1 का, सॉरी, ठीक है। F1 का हमारा इन्फॉर्मेशन गेन कितना है, 0.05। तो क्लियर है, ऐसे ही ऐसे हम इन्फॉर्मेशन गेन को फाइंड आउट करते हैं। तो अब आप क्या करना, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि इसका इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करने की कोशिश करना। मैंने एंट्रोपी भी बता दी है, मैंने इसका F1 का सब बता दिया है, सबकी एंट्रोपी बता दी है, ठीक है, और पूरा डेटा दे दिया। आप इसका जो है इन्फॉर्मेशन गेन मुझे फाइंड आउट करके बताना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। अब हमें सबका इन्फॉर्मेशन गेन पता चल गया, तो जो भी जिसका भी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन होगा उसके प्रति उसके लिए क्या कर दो भाई, आप जो है डेटा स्प्लिट कर दो, ठीक है। फिर आपने डेटा स्प्लिट कर दिया, फिर जो आपके सबसेट बनेंगे आप उनको एट्रीब्यूट बना लोगे, जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनको आप एट्रीब्यूट बना सकते हो, ठीक है। और फिर उनके लिए आप अलग अलग जो है ब्रांच क्रिएट कर लोगे, और फिर इसी जो प्रोसेस है उसे रिकर्सिवली चलाओगे जब तक कि आपको हर एक एट्रीब्यूट की जो एंट्रोपी है वो जीरो ना मिल जाए। जैसे ही एंट्रोपी जीरो मिलेगी तो आपको क्या मिल जाएगा, लीफ नोड मिल जाएगा। जैसे ही एंट्रोपी जीरो मिली तो आपका पता चल गया आपका डेटा एकदम प्योर है, तो आप एक ही क्लास को बिलोंग करता है तो आप उसको लीफ नोड असाइन कर दोगे, ठीक है। क्लियर है, किस क्लास को बिलोंग करता है, नो को या यस को, उस हिसाब से लीफ नोड असाइन कर दोगे। तो ये हमारा जो है डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा वर्किंग था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, एक हमारा पीवाई की और आया हुआ था 10 मार्क्स में कि एंट्रोपी फाइंड आउट करनी थी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैलकुलेट द एंट्रोपी बिफोर द स्प्लिट एंड आफ्टर द स्प्लिट ऑन एट्रीब्यूट ए, विच एट्रीब्यूट ए और बी गिव द हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन, हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप जो है स्प्लिट कर लो बिफोर, मतलब पहले आप स्प्लिट मत करो, तो बिना स्प्लिट के तो आप पहले क्या करो, एंट्रोपी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर आप क्या करो, ए के लिए जो है स्प्लिट करो, और फिर जो है एंट्रोपी फाइंड आउट करो, ठीक है। आपको इतना करना है। फिर आपको ये बताना है कि ए के लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप ए के लिए स्प्लिट करोगे तो इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा आएगा, या फिर बी के लिए स्प्लिट करोगे तो इन्फॉर्मेशन गेन आएगा ज्यादा। तो भाई अगर आप बी के लिए स्प्लिट ही नहीं करोगे, यहाँ पे तो सिर्फ बता दिया कि आप ए के लिए स्प्लिट करके दिखाओ, बट यहाँ पर अगर आप बी के लिए स्प्लिट ही नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आप बिना स्प्लिट करे एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको स्प्लिट करने के बाद एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी, और फिर इन्फॉर्मेशन गेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको कैसे पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा डेटा सेट कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर इंडेक्सेस गिवन है, ए का डेटा है, बी का डेटा है, और यहाँ पर हमारे टारगेट गिवन है, ठीक है। तो अगर हम पहले देखें ए के लिए हमारा मतलब टोटल देखें, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ नो कितने हैं, 1 2 3 बिफोर स्प्लिट। अभी हमने बिल्कुल कुछ भी स्प्लिट नहीं किया है, जो भी हमारा रूट नोड था उसके लिए हमने देख लिया कि नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 3 है और नंबर ऑफ नोस हमारे 3 है, तो हम इसके लिए एंट्रोपी निकाल सकते हैं। पॉजिटिव वाले पहले आप आगे रख लो 3/6, और जो नेगेटिव वाले हैं वो आप पहले बाद में रख लो 3/6। तो इसका हम एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3/6 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, यस की कितनी आ गई 0.5, और इसकी भी कितनी आ गई 0.5। तो इसको बस फॉर्मूले के अंदर रख दो, जीरो माइनस 0.5 log 2। ये हमने फॉर्मूला देख लिया, हमने अच्छे से समझ लिया है, तो अब इसको मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो हमारी एंट्रोपी हम देख के, अब तो हम देख के बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यस और टोटल नंबर ऑफ नोस दोनों क्या है, इक्वल है। तो नंबर ऑफ यस और नंबर ऑफ नोस इक्वल है, तो हम बता सकते हैं कि हमारी एंट्रोपी 1 होगी, क्योंकि जो डेटा है वो हमारा टोटली इम्प्योर है, अच्छे से इम्प्योर है। तो हमने बता दिया इसकी एंट्रोपी कितनी आ गई, 1 आ गई बिफोर स्प्लिटिंग। अभी हमने स्प्लिट नहीं किया है, अब हम करेंगे एट्रीब्यूट ए के ऊपर स्प्लिट, ठीक है। जैसे ही हम ए के लिए स्प्लिट करेंगे तो आप देख सकते हो, ए के 1 पर देखें तो यस आ रहा है, 2 पे देखें तो नो आ रहा है, 1 पर देखें तो यस आ रहा है, 2 पे देखें तो नो आ रहा है, 1 के लिए यस, 2 के लिए नो। तो हम देख सकते हैं कि 1 के लिए हमेशा यस आएगा और 2 के लिए हमेशा नो आएगा। तो अगर हम 1 में और 2 में ऐसे स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, ए ऊपर है और हमने ए 1 ऐसे निकाल दिया, 2 ऐसे निकाल दिया, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है।
वन ऐसे निकाल दिया, टू ऐसे निकाल दिया। तो यहाँ पर तो यस ही आने वाला है, जीरो नो है, और यहाँ पर जो है नो आने वाला है, जीरो यस है। तो हम अगर हम इसकी एंट्रोपी निकालें तो हम कह सकते हैं इसकी एंट्रोपी बिल्कुल प्योर है, इम्प्योर नहीं है, बिल्कुल सॉरी प्योर है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसकी एंट्रोपी जीरो है और इसकी एंट्रोपी क्या है, जीरो है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप वन पे जाओगे तो यस आएगा, अगर टू पे जाओगे तो नो आएगा, कोई भी और क्लास नहीं आएगी, एक ही क्लास यहाँ पर है। तो हमने इसकी एंट्रोपी वैसे ही फाइंड आउट कर ली, इसकी जीरो है, इसकी भी जीरो है, ठीक है। तो हमने स्प्लिट कर लिया, और हमने ये भी मैंने लिख के दिखा दिया है कि इस इंडेक्सिस पे यस आ रहा था, इस इंडेक्सिस पे जीरो नो आ रहा था, तो हमने इसकी एंट्रोपी जीरो निकाल दी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका इन्फॉर्मेशन गेन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसकी एंट्रोपी तो निकाल ली थी, अब हम इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गेन के लिए आपको ए की जो पहले एंट्रोपी थी बिफोर स्प्लिट, वो क्या थी, हमारी वन थी, ठीक है। मतलब ए की क्या, हमारी वैसे भी वन ही थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वन रख लिया, ठीक है। माइनस करेंगे तो जो हमारी पहले एंट्रोपी आई थी, जो भी हमारा उसका वेट आया था वो हम निकालेंगे। तो वेटेड एंट्रोपी हमने निकाली 3/6 डॉट जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या था, इसकी एंट्रोपी जीरो थी। तो 3/6 इंटू जीरो, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू जीरो ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हम जीरो से ही कर रहे हैं। तो हमारा इसका भी आंसर जीरो आ गया। तो वन माइनस जीरो करेंगे तो इसका इन्फॉर्मेशन गेन कितना आया, वन बिट आया है, ठीक है। तो देखो इसको समझ में आ रहा है ना आपको, कैसे हमने निकाला। ये जो हमारा फॉर्मूला था इन्फॉर्मेशन गेन का, हमें ये क्या करना था, एस वी अपॉन एस रखना होता था, ठीक है। तो अगर हम इसका एस वी देखेंगे तो इसका एस वी कितना है, थ्री है। और टोटल पहले देखेंगे तो पहले कितना है, थ्री प्लस थ्री सिक्स है। तो हमने अपॉन में सिक्स कर लिया, और इसकी एंट्रोपी कितनी है हमारी, जीरो है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया उसे जीरो से। ऐसे ही हमने नो के लिए करेंगे तब भी यही वाला आएगा सेम। तो इसकी कितना आ गया टोटल, ये जीरो आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा जीरो हो गया। तो वन माइनस जीरो कितना हो गया, वन हो गया। तो इन्फॉर्मेशन गेन हमारा क्या आ गया, वन आ गया, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये परफेक्टली जो है सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बी के लिए जो है स्प्लिट करें, वैसे हमें यहीं पे पता चल गया कि ए के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। वो ये भी जीरो से वन के लिए ही होता है, ठीक है। जब हम बी के लिए स्प्लिट करेंगे तो अगर हम डेटा के अंदर देखें तो बी का टू के लिए तो यस आ रहा है, फिर टू के लिए नो भी आ रहा है, फिर टू के लिए यस आ रहा है। तो टू के लिए अगर हम सिर्फ देखें तो नंबर ऑफ यस होंगे टू, और नंबर ऑफ नोस होंगी वन। और अगर हम थ्री के लिए देखें तो नो आ रहा है, फिर यस आ रहा है, फिर नो आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा इम्प्योर है जो डेटा है। तो हम इसकी एंट्रोपी पहले फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम बी के लिए निकालते हैं टू के लिए, ठीक है। सिर्फ हम टू वाले की एंट्रोपी निकालेंगे, फिर हम थ्री की एंट्रोपी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम टू वाले की एंट्रोपी निकालेंगे आफ्टर स्प्लिट, तो हमारा आएगा जो नंबर ऑफ यस हैं वो इंडेक्सेस वन और फाइव पे हैं यस, और फोर पे है नो। तो हमारे नंबर ऑफ यस हो गए टू और नंबर ऑफ नो हो गए वन, ठीक है, टू के लिए। अब हमारा आता है एंट्रोपी इसका टू बाई थ्री, क्योंकि नंबर ऑफ यस यहाँ पर कितने टू, तो टोटल कितने थे थ्री। तो टू बाई थ्री इंटू लॉग बेस टू, टू बाई थ्री माइनस नंबर ऑफ नो कितने हैं वन, तो वन अपॉन टू लॉग बेस टू और वन अपॉन टू, ठीक है। तो इसका हमारा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.9183, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमारी जो एंट्रोपी आई, ठीक है। ऐसे ही अब आप थ्री के लिए निकालोगे तो नंबर ऑफ नो कितने हैं हमारे, वो दो हैं, और नंबर ऑफ यस कितने हैं, वो वन है। तो इसकी एंट्रोपी निकालोगे बिल्कुल ऐसे ही, तो आपकी आएगी 0.9183, ठीक है। तो ये भी हमारी इसकी भी एंट्रोपी आ गई, और इसकी भी हमने एंट्रोपी निकाली। बहुत अच्छे से यार क्लियर होगा, एंट्रोपी निकालना आ गया होगा, ठीक है। मैं इतना मान सकता हूँ, अब आप एंट्रोपी निकाल सकते हो, ठीक है। एंट्रोपी निकाल ली, फिर हमने अगर हम आफ्टर निकालें बाद में, तो हमें क्या निकालना होता है, ये निकालना होता है, ठीक है, समेशन वाला। तो हम एस वी अपॉन एस करेंगे तो हमारा 3/6 आएगा, और इंटू इसकी एंट्रोपी इतनी थी, इसकी एंट्रोपी इतनी थी। दोनों का अगर आप समेशन करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। तो दोनों का एक ही पार्ट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो 0.9183, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमारी इसकी आफ्टर कितनी आ गई, 0.9183 हमारी इसकी वो आ गई, जो वेटेड एंट्रोपी होती है ना, ये वाली, वो हमारा आ गया। तो हमारा इसका बिफोर स्प्लिटिंग कितना था, वन था एंट्रोपी। तो वन माइनस 0.9183 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, बी के लिए इंफॉर्मेशन गेन 0.0813 आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ लो 0.08 आ गया। तो इसका हमारा अप्रोक्स इतना बिट आ गया इन्फॉर्मेशन गेन। तो आप देख सकते हो ए का जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो तो वन आया था, इसका इन्फॉर्मेशन गेन इतना आया है। तो हम अपने आप के अब हम कह सकते हैं देखकर कि हमारा जो बेस्ट एट्रीब्यूट है स्प्लिट करने के लिए वो कौन सा है, ए है, क्योंकि हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन किसका है, ए का है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए हमारा बेस्ट एट्रीब्यूट है स्प्लिट करने के लिए। तो कंक्लूजन हमें ऐसे लिख देना है कि हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन जो है हमें ए ने दिया है, तो हम कह सकते हैं ए हमारा बेस्ट एट्रीब्यूट है स्प्लिट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। अब देखो हमने अब तक क्या देखा कि हम इन्फॉर्मेशन गेन को बिल्कुल सर पे रख रहे हैं, और
उससे हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट को निकाल रहे हैं कि हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। बट हमारे और भी बहुत सारे ऐसे सिलेक्शन मेजर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें एट्रीब्यूट को देखना है कि कौन सा एट्रीब्यूट बेस्ट है। तो जब भी हम डिसीजन ट्री को बिल्ड करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि एट्रीब्यूट जो है वो स्प्लिट हमें पहले करना चाहिए या कौन सा हमें जो नोड है उसे लेना चाहिए स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग जो है मैथमेटिकल क्राइटेरिया को देखेंगे जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स, ठीक है। तो वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इन्फॉर्मेशन गेन होता है, तो हम इन्फॉर्मेशन गेन को अच्छे से कवर कर चुके हैं, बट इसके अंदर ये लिमिटेशन होती है कि जो भी हमारा एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि हमारा स्टूडेंट आईडी होता है, सबके लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हमारा उसके लिए प्रेफर करता है, मतलब कि ये क्या करता है ना, परफेक्टली जो सेपरेटेड डेटा होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करेगा, बट जो भी हमारा ऐसे डेटा है जिनके लिए हमें जनरलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसको हमें मतलब एक समझ सकते हो बहुत सारे डेटा को अगर हमें एक जनरलाइज पैटर्न बनाना है तो हम वो इन्फॉर्मेशन गेन से नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसके पास ये एबिलिटी नहीं है, तो इसी एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है गेन रेशियो, ठीक है। तो हम गेन रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। गेन रेशियो क्या होता है, तो देखो गेन रेशियो हमारा एक इंप्रूवमेंट है किसके ऊपर, इन्फॉर्मेशन गेन के ऊपर, हमने देख लिया, ठीक है। और ये यूज होता है C4.5 एल्गोरिथम के अंदर। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन गेन को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन गेन के पास जो पावर थी वो नहीं थी, ठीक है, पैटर्न को क्रिएट करने की, बट इसके पास है। ये स्प्लिट इन्फॉर्मेशन को पहले गैदर करेगा और फिर उसकी हेल्प से जो है पैटर्न बनाएगा या फिर जनरलाइज करेगा, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है गेन रेशियो का इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन गेन, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन गेन आया है, अपॉन स्प्लिट इन्फॉर्मेशन। स्प्लिट इन्फॉर्मेशन का हमारा ये फॉर्मूला होता है माइनस समेशन ऑफ वी बिलोंग्स टू लॉग वैल्यूज एस वी अपॉन एस लॉग टू एंड एस वी अपॉन एस, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है स्प्लिट इन्फो का। Split info measures how broadly and evenly the attribute split the data, ठीक है। कितना broadly और कितना evenly, कितना अच्छे से जो है attribute data को split कर रहा है, वो measure कौन करता है, split information measure करता है, ठीक है। अब attributes with many values high split info, अगर attributes के पास ज़्यादा values है तो ज़्यादा values है तो उसकी जो split info होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, जो gain ratio है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो split info कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे है, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एक गिनी इंडेक्स, ठीक है। गेन रेशियो समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन गेन समझ में आ गया। अब गिनी इंडेक्स क्या होता है, ये हमारा यूज होता है कार्ट के अंदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम ये क्या है, उसके अंदर यूज होता है, ठीक है। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ अ डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट की कितनी इम्प्योरिटी है उसे मेजर करता है। इसकी रेंज होती है हमारी 0 से लेके 0.5 तक, ठीक है। इसका ये हमारा फॉर्मूला होता है वन माइनस समेशन ऑफ आई वन से लेकर जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट है उन सब का जो उसका जो यस और नो है उनके लिए क्या करता है, निकालता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारी वो होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, उसका। तो अभी हम देखते हैं कैसे निकालता है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो पी आई क्या है, हमारा प्रपोर्शन है ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास आई, ठीक है। तो गिन इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारा जो गिनी इंडेक्स है अगर वो जीरो है तो उसका मतलब है जो हमारी क्लास है वो वन क्लास है, मतलब कि एकदम प्योर है। जैसे कि उसके अंदर होता है ना एंट्रोपी के अंदर, कि वो एकदम प्योर होता है, ठीक है। जीरो है तो मतलब या तो यस है या तो नो है। और अगर ज्यादा वो है तो हमारी जो मिक्स है वो ज्यादा है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लें कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ यस 8 है और नंबर ऑफ नो 2 है, ठीक है। तो गिनी इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वन माइनस जो भी हमारा नंबर ऑफ 8 है वो यहाँ पे रहेगा, जैसे कि आप 8/10 कर लो, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना है, 10 है। तो 8/10 करोगे तो कितना आएगा, 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि 2/10 करोगे तो कितना आएगा, 0.2। इसका स्क्वायर निकालोगे और 1 से माइनस करोगे तो आएगा 0.32। ऐसे ही अगर आप 5 यस है और 5 नो है तो बिल्कुल इम्प्योर है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट गिन इंडेक्स आएगा, तो 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करने के बाद आएगा आपका 0 पॉइंट, माइनस करने से 1 के बाद कितना आएगा आपका आंसर, 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल इम्प्योर है डेटा, ठीक है। जो भी एट्रीब्यूट मिनिमम गिनी इंडेक्स देता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं स्प्लिट करने के लिए, ये इसकी रेंज होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक पीवाईक्यू आया हुआ था 10 मार्क्स में, कि आप कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करो इन्फॉर्मेशन गेन को, गेन रेशियो को और गिनी इंडेक्स को डिटेल में। तो देखो मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, बट मैं यहाँ पर आपको टेबल दे दूंगा, यहाँ पर स्क्रीन पे आ रही होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो उसे, ठीक है। और उस टेबल को पेपर के अंदर बनाकर आ सकते हो, या फिर ऐसे भी बना के आओगे तो अच्छी बात है, बट टेबल बना के आओगे तो जो है ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए चेक करना, ठीक है। तो आप टेबल ले सकते हो, और जो भी मल्टी आइटम एप्लीकेशन से नोट्स लेंगे तो उनको तो टेबल वहाँ पे मिल ही जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है ID3 एल्गोरिथम। ठीक है, ID3 हमारा एल्गोरिथम मैंने आपको पहले बताया कि डिसीजन ट्री को क्रिएट करने में यूज होता है। ठीक है, तो ID3 हमारा स्टैंड होता है इटरेटिव डिकोमाइजर 3। ठीक है, इसका नाम है। और डेवलप किसने किया था? रॉस क्वेलिन ने डेवलप किया था 1986 के अंदर। और ये बहुत ज्यादा सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है और काफी सिंपल भी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन इसको ये यूज करता है अगर आपको जो है बेस्ट एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना है स्प्लिट करने के लिए डेटा को, तो ये इन्फॉर्मेशन गेन का यूज करता है। अभी जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया था ना स्टेप बाय स्टेप डिसीजन ट्री का, तो वो यही एल्गोरिथम था। ठीक है, आपको सारा का सारा समझ में आ गया है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको इसकी हिस्ट्री और क्या होता है वो बता दिया। ये हमारा टॉप डाउन ग्रेडी और रिकर्सिव अप्रोच को जो है वो फॉलो करता है। हमने रिकर्शन उसके अंदर देखा था कि रिकर्सिवली जो है वो बार बार मूव करता रहेगा, वही स्टेप 1 2 3 वाले। और क्या है, ग्रेडी अप्रोच है, मतलब कि जो भी बेस्ट उसे मिलता है एट्रीब्यूट उसको वो जल्दी से उठा लेता है, ज्यादा परेशान नहीं होता। ठीक है, ये इसके स्टेप्स है हमारे, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, बट अगर आपको लॉन्ग अच्छे से समझा के आने हैं, तो मैंने जो पहले स्टेप लिखे थे वो समझा कर आना। ठीक है, तो अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे, परेशान मत हो, चिंता मत करो। ठीक है, PYQ अगर हम देखें तो ये आया था इसका 10 मार्क्स में कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताना था ID3 एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, और कैसे वो एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करता है और कैसे ट्री को कंस्ट्रक्ट करता है, वो आपको बताकर आना था। ठीक है, तो आप जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको वो आप लिख कर आ सकते हो, वही वाले स्टेप है, सेम टू सेम आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल है ID3 का वो लिख कर आ जाना है एग्जाम के अंदर, अगर चाहो तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा और आपको पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास ये डेटा सेट है, बहुत सिंपल सा डेटा सेट है। वेदर है हमारे पास, टेम्परेचर है और प्ले है। मतलब कि अगर आपका जो वेदर है और टेम्परेचर है, आप दोनों को देखोगे और डिसाइड करोगे कि आपको खेलना है या नहीं खेलना है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास वेदर भी है और टेम्परेचर भी है, तो आप इसके अंदर से देखोगे कि आपको किस डेटा को जो है वो स्प्लिट करना, मतलब कौन से एट्रीब्यूट को स्प्लिट करना है, आपको वेदर को स्प्लिट करना है या फिर टेम्परेचर स्प्लिट करना है। ठीक है, अगर आप वेदर देखो तो सनी है, मतलब कि अगर धूप वूप निकल रही है तो नो है, आपको खेलना नहीं है। अगर सनी है तो आप खेल भी सकते हो कभी कभी। ठीक है, और रेनी है तो आप जो है मिल्ड है, अगर टेम्परेचर मिल्ड है तो आप अ, मतलब खेल सकते हो। बट अगर रेनी है और कोल्ड है बट तो आप नहीं खेल सकते, बट ओवरकास्ट है और मिल्ड है तो आप खेल सकते हो। तो ऐसे डेटा बहुत ज्यादा मैसी सा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिसीजन ट्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे ID3 एल्गोरिथम का यूज करके। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं कि जब हमारा जो है डेटा स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसे छुपा लेंगे, नंबर ऑफ यस कितने हैं हमारे, 1 2 3, नंबर ऑफ नो कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो हमारे इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेंगे इसका टी का। ठीक है, यस का, सॉरी। ठीक है, तो 3 यस हैं तो 3/5, और तो हमने यहाँ पे रख दिया 3/5 लॉग बेस टू 3/5 माइनस नंबर ऑफ नो कितने हैं 1 2, 2/5 लॉग बेस टू 2/5। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.71 बिट्स। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रोपी आ गई। ठीक है, तो हमने एंट्रोपी फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमें फाइंड आउट करना है इन्फॉर्मेशन गेन। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन गेन हमें पहले तो या वेदर के लिए निकालना पड़ेगा या तो टेम्परेचर के लिए निकालना पड़ेगा, सॉरी, वेदर के लिए भी निकालना पड़ेगा और टेम्परेचर के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा हम उसी के लिए जो है डेटा स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पहले वेदर के लिए। तो हम वेदर के लिए अगर हम देखें तो सनी अगर है तो नंबर ऑफ यस भी 1 है, नंबर ऑफ नो भी 1 है, क्योंकि यहाँ पर देखो सनी है तो नंबर ऑफ नो यहाँ पर आ रहा है और सनी है तो यहाँ पर यस आ रहा है। तो देखो यहाँ पर 1 1 आ गया तो इसकी एंट्रोपी इक्वल है, तो एंट्रोपी आ गई 1। ऐसी वेदर अगर रेनी है तो देखेंगे तो नंबर ऑफ यस और नंबर ऑफ नो इक्वल है, तो एंट्रोपी आ गई 1। और इसमें अगर हम ओवरकास्ट में देखें तो अगर ओवरकास्ट है तो आपको टेम्परेचर से मतलब ही नहीं है, तो आप क्या देख सकते हो, एंट्रोपी हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन के लिए हमारी एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्मूले के अंदर यूज होती है। अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना पीछे इन्फॉर्मेशन गेन का, एक और बार दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला। तो इसके अंदर जब यहाँ पर हमारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे तो उनकी हमें क्या चाहिए होगी, एंट्रोपी चाहिए होगी। ठीक है, तो वेटेड एंट्रोपी निकाल लेते हैं, वो भी हमें यूजफुल होती है, क्योंकि SV/S इंटू एंट्रोपी, तो एंट्रोपी तो हमने निकाल ली है 1 1 और 0। बस हम इसका वेटेड एंट्रोपी भी निकाल लेते हैं, जैसे कि SV हमारा कितना है 2 है, क्योंकि अगर हम पहले देखें तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ यस है वो कितने हैं 1, और नंबर ऑफ नो कितने हैं वो हैं 1, तो प्लस करके कितना हो गया 2 हो गया, और टोटल पहले कितने थे, पहले थे हमारे 5। ठीक है, तो 2/5 आएगा, तो हमारा आ गया 2/5। फिर आगे 2/5 क्योंकि दूसरे में भी सेम था। अगर हम तीसरे में देखेंगे तो 1/5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना था,
यहाँ पर सिर्फ एक था, नो तो था ही नहीं, तो 1 आएगा यहाँ पर। और पहले कितने थे हमारे, 5 थे। ये सब हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 1/5, और एंट्रोपी से मल्टीप्लाई कर दिया सबका, तो इसका तो 0 हो गया होगा। इसका 2/5, इसका 2/5, 2/5 और 2/5 को अगर हम मिला देंगे तो कितना आएगा, 2/5 ही आएगा, तो उसका इक्वल करके कितना आएगा, 0.8 आएगा। तो हमारा यहाँ पर जो वेटेड एंट्रोपी आया वो आया 0.8। अगर हम यहाँ पर जो हमारी पहले एंट्रोपी आई थी 0.97, जब हमने स्प्लिट नहीं किया था 0.971, तो हमारी ये एंट्रोपी आ गई, इसको हमने वेटेड एंट्रोपी से माइनस कर दिया, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो निकल के आ गया 0.171। तो हमारा ये इन्फॉर्मेशन गेन आया है। अगर हम वेदर के प्रति स्प्लिट करते हैं तो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन इतना आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बेकार इन्फॉर्मेशन गेन है भाई, देख रहे हो, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर के लिए स्प्लिट करते हैं। तो टेम्परेचर के लिए अगर आप देखो, तो अगर हॉट है तो भाई आप खेल नहीं सकते, अगर मिल्ड है तो खेल सकते हो, अगर मिल्ड है तो खेल सकते हो, अगर मिल्ड है तो खेल सकते हो, अगर कोल्ड है तो नहीं खेल सकते। तो अगर हम इसके लिए नंबर ऑफ नो देखें तो 1 है, और नंबर ऑफ यस देखें हॉट के लिए तो वो 0 है, तो एंट्रोपी कितनी आ गई, 0। अगर मिल्ड के लिए देखें तो एंट्रोपी कितनी आ गई, 0। कोल्ड के लिए देखें तो एंट्रोपी कितनी आ गई, 0। तो इसकी एंट्रोपी कितनी आएगी, वो तो आएगी 0, ठीक है। वेटेड एंट्रोपी भी 0 आएगी, और इसकी सबकी एंट्रोपी 0 आ रही है, तो वेटेड एंट्रोपी भी 0 आएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे, तो पहले एंट्रोपी थी 0.971, माइनस कर दिया 0 से, तो इसकी इन्फॉर्मेशन गेन कितना आ गया, 0.971। क्लियर है, बहुत अच्छे से। इसकी इसका कितना इन्फॉर्मेशन गेन, 0.17, इसका कितना है, 0.971। तो कौन सा बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है, क्योंकि ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन, तो हम इसी को ले लेंगे। तो हमने एट्रीब्यूट चूज कर लिया कि हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन है टेम्परेचर का, तो हम उसी के लिए जो एट्रीब्यूट है उसी के लिए हम जो डेटा है उसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो रूट नोड बन गया हमारा कौन, टेम्परेचर। तो हम देखो स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हमने अब यहाँ पे लीफ नोड जो है वो भी क्रिएट कर लेंगे, और ब्रांच जो है वो भी क्रिएट कर लेंगे। तो अगर हॉट आया तो नो, खेलना नहीं है। अगर प्ले मिल्ड आया तो यस खेल सकते हो, कोल्ड आया तो नो नहीं खेल सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिसीजन ट्री क्रिएट कर लिया। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये जो पूरा का पूरा डेटा था, ये कितना बड़ा डेटा था और कितना कंफ्यूजिंग था। बट अगर हम इसको देखें तो ये कितना छोटा सा डेटा है और कितना बढ़िया सा लग रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसके लिए हम डिसीजन ट्री को क्रिएट करते हैं। ID3 एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है इंडक्टिव लर्निंग, ठीक है। अभी हम इसके बाद ना एक टॉपिक देखेंगे, इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जो भी आपके पास डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होता है, आप सिर्फ उसी डेटा को हर बार देखते हो। जैसे ही डेटा आता है, जो भी नया आता है, आपको अगर उसके लिए कोई भी क्वेरी आई, आपको उसके लिए कोई भी प्रिडिक्शन करना है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो पहले जितना भी डेटा है उसको उठाते हो, और फिर उस डेटा के अंदर चेक करते हो, और फिर उस डेटा से जो है प्रिडिक्शन आप कर पाते हो। बट इंडक्टिव लर्निंग के अंदर क्या होता है, वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप एक क्या करते हो, जनरल रूल क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या करता है, आपको बहुत सारा जो डेटा है उसकी हेल्प से एक जनरल रूल क्रिएट करके दे देता है। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करके दे देगा कि आपको पहले वाला डेटा को देखने की जरूरत ही नहीं होगी। आप उस मॉडल के अंदर डेटा को डालो, क्वेरी को डालोगे, और आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, मतलब कि देखो, यहाँ पर हम समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर अगर हम इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग को देखें, ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारा डेटाबेस होता है, ठीक है। अब आपके पास कोई भी क्वेरी आई, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, बढ़िया से आपके पास यहाँ पर एक क्वेरी आई, ठीक है। आप क्या करोगे, इस क्वेरी को उठाओगे और पहले जाओगे डेटाबेस के पास, और चेक करोगे कि भाई डेटाबेस के अंदर क्या पहले कोई ऐसा डेटा आया हुआ है, क्या पहले ऐसी कोई क्वेरी आई हुई है, तो हमने उसके बेस पर क्या डिसीजन लिया था, उसी डिसीजन को उठाओगे और आगे जो है उसे प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पहले डेटा था। बट अगर आप ही सोचो ऐसी क्वेरी आ गई जो नई हो, एकदम हमें पता ही ना हो, तो हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा फेल हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम देखें इंडक्टिव लर्निंग को, ठीक है, ये है हमारी इंडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास जो ये पूरा का पूरा डेटा होता है ना, आप इसके बेस पर क्या करते हो, एक मॉडल को क्रिएट कर लेते हो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, एक मॉडल को क्रिएट कर लेते हो। तो ये जो पूरा हमारा डेटा है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा था, यहाँ पर हम देख सकते हो, अगर आपके आपके पास डेटा है कि अगर आप सनी है, मतलब कि बाहर मौसम बढ़िया है, तो आप खेल सकते हो, बट अगर रेनी है तो आप नहीं खेल सकते, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये डेटा है, हमने इसका एक जनरल रूल क्रिएट कर लिया कि अगर बाहर सनी है तो आप खेलो, अदरवाइज मत खेलो। आपको यहाँ पे रेनी की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने एक जनरल रूल क्रिएट कर लिया कि अगर बाहर धूप निकल रही है तो आप खेल सकते हो, अदरवाइज नहीं खेल सकते, आपको रेनी की जरूरत ही नहीं है। तो आपने क्या कर लिया, मॉडल क्रिएट कर लिया।
अगर कोई भी क्वेरी आएगी, जैसे कि बाहर वेदर जो है वो कोल्ड है, ठीक है, रेनी भी नहीं है, बाहर वेदर जो है कोल्ड है, तो अगर आपके पास इंस्टेंट बेस्ड होता तो आपको बस पता है रेनी का पता है आपको, और आपको सनी का पता है, ठीक है, बट आपको कोल्ड का पता ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते। बट इंडक्टिव लर्निंग में क्या होता है, आपने मॉडल क्रिएट कर लिया कि अगर सनी है तभी खेलना है, अगर कोल्ड आया तो आप इसको मना कर सकते हो मॉडल के थ्रू, कि आपने मॉडल क्रिएट कर लिया है। तो इंडक्टिव लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये क्या होता है, एक हमारा प्रोसेस होता है कि जो भी हमारे पास डेटा है उससे एक जनरल रूल क्रिएट करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई होप यार ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। So, we can induce it is a process of learning general rules or patterns from a training data that can make prediction on unseen data. जो भी ऐसा डेटा है जो कि अनसीन है, मतलब आपने पहले देखा ही नहीं है, या फिर आप देख भी नहीं रहे डेटा को, तो आप उससे जो है प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोल्ड था, तो ऐसा डेटा हमारे पास था ही नहीं, तो आपने पहले के डेटा को भी नहीं देखा, और आपने जो जनरल रूल है उससे जो है आप प्रिडिक्शन कर दी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जैसे कि अगर आप देखो तो इंडक्टिव लर्निंग इज इक्वल टू जो आपका स्पेसिफिक डेटा है उससे आप अगर जनरल रूल क्रिएट करते हो तो वो प्रोसेस होता है हमारा इंडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव बायस क्या होता है डिसीजन ट्री के अंदर, ठीक है। तो देखो इंडक्टिव लर्निंग समझ में आ गया। तो इंडक्टिव बायस क्या होते हैं, ठीक है। बायस मतलब कि किसी के प्रति ज्यादा झुकाव करना, वो हमारा बायस होता है। बट यहाँ पर जो है हम जब भी एक मॉडल क्रिएट करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे अजम्पशन को मान के चलना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सनी था और हमारे पास रेनी था, अब हमारे पास और कुछ था नहीं, तो हमने एक अजम्पशन मान लिया कि हमारे और जितने भी वेदर होंगे वो हम उसके अंदर नहीं खेल सकते, हम सिर्फ सनी के अंदर खेल सकते हैं। तो हमने ये क्या मान लिया, अजम्पशन मान लिया। तो ये हमारा क्या होता है, इंडक्टिव बायस होता है, ठीक है। इंडक्टिव बायस इज अ सेट ऑफ अजम्पशन आर लर्निंग एल्गोरिथम यूजिंग टू मेक प्रेडिक्शन फॉर न्यू डेटा दैट इज हैज नॉट सीन बिफोर, ठीक है। ऐसा डेटा जो कि पहले हमने देखा ही नहीं, तो उसके लिए हमें मॉडल जब हम क्रिएट करते हैं तो हम बहुत सारे अजम्पशन को मान के चलते हैं जिससे कि हम मॉडल को क्रिएट कर सकें, ठीक है। विदाउट दिस बायस द एल्गोरिथम कुड फिट द ट्रेनिंग डेटा परफेक्टली, मतलब कि हाँ, चल जाएगा, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई डेटा आ गया जो कि अनसीन है तो उसके लिए काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे बट फेल टू मेक गुड प्रिडिक्शन, अच्छे प्रिडिक्शन को वो है वो जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर आप जो है अजम्पशन नहीं मानोगे, ठीक है। वाई इंडक्टिव बायस इज नीडेड इन डिसीजन ट्री, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रीज होती हैं जो कि करेक्टली क्लासीफाई कर पाते हैं, ठीक है, सेम ट्रेनिंग डेटा पर। मतलब कि एक ही ट्रेनिंग डेटा से आप बहुत सारे ट्री बना पा रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ अजम्पशन मान के चलना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि कौन सा ट्री बेस्ट है, वो आप फाइंड आउट कर पाओ, अदरवाइज बहुत सारे ट्री बन जाएंगे, ठीक है। सो द एल्गोरिथम नीड्स अ वे टू चूज बेस्ट ट्री अमंग ऑल पॉसिबल ट्री। दिस चॉइस आर बेस्ट गाइडेड बाय इस बायस और परफॉर्म पर प्रीफरेंसेस, ठीक है। तो ये जो हमारे बायसनेस होती है उसी के बेस पर जो है आप बेस्ट जो है ट्री है उसे चूज कर पाते हो। कॉमन बायसेस कौन कौन सी है डिसीजन ट्री के अंदर, तो अगर आपके पास बहुत सारे ट्री हैं तो जो भी शॉर्टर ट्री है सबसे बेस्ट है उसको हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इसे हम ओकम रेजर भी कहते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस फॉर एट्रीब्यूट फिर हायर विथ हायर इन्फॉर्मेशन गेन, जो भी एट्रीब्यूट्स का हायर इन्फॉर्मेशन गेन है आप उसको उठाओगे, ठीक है। और ट्री जो कि करेक्टली क्लासीफाई कर रहा है ट्रेनिंग एग्जांपल्स को, उसको आप उठा सकते हो, ठीक है। तो ये तीन कॉमन बायसेस हैं। डिसीजन ट्री अगर एक से ज्यादा बन रहे हैं तो आप उसमें से जो बेस्ट ट्री है वो कैसे सिलेक्ट करोगे उसके लिए, ठीक है। अब हमारा इंडक्टिव लर्निंग आपको समझ में आ गया क्लियर अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इंडक्टिव इन्फ्रेंस क्या होता है। अब इंडक्टिव इन्फ्रेंस की बात करें तो जो हमारा प्रोसेस होता है जनरल रूल्स को क्रिएट करने का फॉर स्पेसिफिक एग्जांपल्स, तो उसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इन्फ्रेंस, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। इट मीन यूजिंग ऑब्जर्व डेटा टू फॉर्म अ जनरल हाइपोथेसिस दैट कैन प्रिडिक्ट अनसीन केसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इन्फ्रेंस कहते हैं। तो इस इंडक्टिव इन्फ्रेंस के हमारे कुछ यहाँ पर स्टेप्स होते हैं कि आप सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या है, जनरल हाइपोथेसिस आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए। तो यहाँ पर ट्रेनिंग डेटा जो है आप उसे कलेक्ट करते हो, जो भी पॉसिबल स्प्रेड है इन्फॉर्मेशन गेन के बेस पर उसे आप करते हो, और फिर जनरल हाइपोथेसिस को जो है आप क्रिएट करते हो। बिल्कुल सेम टू सेम इंडक्टिव लर्निंग की तरह ही है, बट यहाँ पर हम इसे क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इन्फ्रेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, हमने देखो यहाँ पर एक जनरल रूल क्रिएट कर लिया है, इसको आप देख सकते हो कि वेदर हमारा ये, टेम्परेचर ये, और आप टेनिस खेल सकते हो या नहीं वो ये है, ठीक है। तो हॉट अगर टेम्परेचर है तो आप टेनिस नहीं खेल सकते, मिल्ड है तो आप खेल सकते हो, कोल्ड कूल है तो आप खेल सकते हो, अगर वेदर आपका सनी है तो आप नहीं खेल सकते, अगर ये दोनों है तो आप खेल सकते हो। तो इतना ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, आप इस पूरे एल्गोरिथम को ऑब्जर्व करो और आप क्या कर दो, अब जनरल रूल को इन्फर कर दो कि
क्लाउडी और अगर रेनी है तो आप खेल सकते हो, अदरवाइज नहीं खेल सकते, ठीक है। तो इससे आपका जो बेस्ट ऐसे ट्री बन जाएगा कि अगर क्लाउडी है, सी है और अगर आर है तो आप खेल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं खेल सकते, बस इतनी सी बात है। तो ये थोड़ा सा सेम टू सेम था, बायस और जो सॉरी, ये जो हमारा लर्निंग और जो ये था इंडक्टिव इन्फ्रेंस, ये भी हमारा जो है जनरल रूल्स को जो है पैटर्न्स को फाइंड आउट करने का प्रोसेस होता है, लर्न करने का प्रोसेस होता है। बट ये जो है इन जनरल रूल से मॉडल को क्रिएट करने का प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपने जनरल रूल को लर्न कर लिया, है ना, और यहाँ पर आपने उससे जो है क्या कर लिया, मॉडल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो समझ में आ गया इंडक्टिव लर्निंग और इंडक्टिव इन्फ्रेंस का दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने आपको समझा दिया। और इंडक्टिव बायस भी हमने अच्छे से समझ लिया क्या होता है डिसीजन ट्री के अंदर, मतलब कि अजम्पशंस। अब हम देखते हैं कि डिसीजन ट्री लर्निंग के अंदर कौन-कौन से इश्यूज होते हैं। डिसीजन ट्री तो आपने बना लिया, बट उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज भी तो होंगे, तभी तो और सारे एल्गोरिथम आए हैं, अदरवाइज क्यों आते, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम है हमारी ओवरफिटिंग, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि ऐसा हमारा एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारा कम डेटा होता है ना, जब ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे कि एक बहुत ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल है कि एक ऐसा कॉलेज जो कि बहुत ही टियर 3 का कॉलेज है और वहाँ से ऐसे 5 बच्चे हैं जो कि अच्छी जगह प्लेस हो गए, ठीक है? तो 5 ही बच्चे हैं जो कि अच्छी जगह प्लेस हुए हैं, आपके पास उससे ज़्यादा डेटा नहीं है, ठीक है? मतलब आपके पास उससे ज़्यादा ऐसा कोई डेटा नहीं है जो कि वहाँ पर बता सके कि वहाँ पर और कितने बच्चे थे जो कि प्लेस हुए थे, तो हमारे पास डेटा जो है छोटा है। तो हम उस डेटा पर अगर मॉडल को क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो हर बार यही बताएगा कि टियर 3 जो है बेस्ट है क्योंकि उसका 100% जो प्लेसमेंट है वो अच्छा है ना? यही कहेगा ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, छोटे डेटा पे जो है मॉडल को क्रिएट किया है। तो ये क्या है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारा डेटा जो गलत चीज़ें हैं उन्हें भी बताने लगे, हमारा जो मॉडल है वो गलत चीज़ें उसे भी बताएगा, ठीक है? तो ओवरफिट हो गया। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास डेटा यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, ओवरफिट का यही होता है। या फिर ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर बिल्कुल प्लेसमेंट नहीं हुई है, मतलब ऐसा आपने डेटा उठा लिया जिसके अंदर 10 बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, बट आपने और डेटा नहीं उठाया जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी थी, ठीक है? तो वहाँ पर ऐसा ऐसे पे ओवरफिट हो जाएगा कि वो बिल्कुल भी प्लेसमेंट नहीं दिखाएगा, 0% प्लेसमेंट दिखाएगा। तो ओवरफिटिंग अकर्स व्हेन अ डिसीजन ट्री फिट्स द ट्रेनिंग data too perfectly, including noise, irrelevant details, instead of learning the general pattern। तो इससे क्या होगा, एक जनरल पैटर्न नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मॉडल परफॉर्म वेरी वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा, जो ट्रेनिंग डेटा होगा उस पर तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, बट जो पुअरली जो अनसीन डेटा है उस पर परफॉर्म अच्छे से नहीं करेगा। तो ओवरफिटिंग ये प्रॉब्लम होती है डिसीजन ट्री के अंदर, ठीक है। हाउ टू अवॉइड ओवरफिटिंग, तो आप प्रोनोइंग द ट्री का यूज कर सकते हो, प्री प्रोनोइंग का यूज कर सकते हो कि आप ट्री को जो है जल्दी जल्दी जो ग्रो मत करो, पहले रुक जाओ और देख लो कि आपका जो ट्रेनिंग एग्जांपल्स है उसको क्या परफेक्टली वो स्प्लिट क्लासीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक स्टॉप कर सकते हो अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो अच्छे से नहीं आ रहा, या फिर कोई थ्रेशोल्ड आपने लगा दिया है उससे कम आ रहा है, तो आप वहां पर ट्री को ग्रो करना स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट प्रोनोइंग क्या होता है कि यहाँ पर आप क्या करते हो, ट्री को पहले अच्छे से ग्रो कर लो और फिर जो भी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि ठीक नहीं है उनको आप हटा दो, मतलब कि एक्यूरेसी को इंप्रूव नहीं करनी तो उन्हें हटा दो। फिर सेट ऑफ मिनिमम स्प्लिट साइज, मतलब कि आप देख लो कि आपको स्प्लिट करना है, कि मतलब आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ सैंपल जब आपको मिल जाएंगे, जब आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा कि जो आपके यूजफुल का है, मतलब कि अच्छे अमाउंट में डेटा है, तभी आप जो है स्प्लिट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। क्रॉस वैलिडेशन, आप कुछ हमारा जो डेटा है उसके पार्ट्स का यूज करके ट्री की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। और आप यूज़ असेंबल मेथड्स, ठीक है, आप ऐसे टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो लाइक रैंडम फॉरेस्ट, कि आपके जो मल्टीपल ट्रीज हैं उसको जो है वो माइन कर सके, जिससे कि जो ओवरफिटिंग है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने अभी एक इशू देखा ओवरफिटिंग का, और हम उसे किस तरीके से कौन-कौन सी मेथड से अवॉइड कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। बट पीवाईक्यू के अंदर हमारा पूछा गया था व्हाट इज ओवरफिटिंग इन डिसीजन ट्री लर्निंग एंड हाउ कैन इट अवॉइड इट, ठीक है। तो मैंने इसके लिए इसे काफ़ी अच्छे से डिटेल में बता दिया, तो आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा जो प्रॉब्लम है, इशू है डिसीजन ट्री लर्निंग का, नॉइस एंड मिसिंग वैल्यूज का है, ठीक है। बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे रैंडम वेरिएशन आ जाते हैं डेटा के अंदर, जो कि ट्री को कभी कभी मिसलीड करते हैं और अननेसेसरी जो है स्प्लिट को लाते हैं, ठीक है। जैसा स्प्लिट जहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था वहां पर भी स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर डेटा के अंदर क्या होती है, नॉइस होती है। तो यहाँ पर आप प्रेनोइंग का या फिर ट्री डेप्थ लिमिट का यूज कर सकते हो अगर आपको नॉइस को रिमूव करना है। मिसिंग वैल्यूज में क्या होता है, कभी कभी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके अंदर जो सैंपल्स हैं वो होते ही नहीं है, तो इसके लिए मिसिंग
वैल्यूज हो जाती हैं और आपका जो ट्री है वो खराब हो जाता है। तो आप यहाँ पर मीन या फिर मोड का यूज कर सकते हो, जिससे कि आप जनरल रूल्स बना सको, ठीक है, जनरल मॉडल बना सको, जनरल जनरल कर सको अपने पूरे के पूरे डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इशू हैंडलिंग कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स। तो देखो हमारा जो डिसीजन ट्री है वो दोनों पे काम कर लेता है, कैटेगोरिकल डेटा और कंटिन्यूअस डेटा दोनों पे। हमने पहले ही देखा था, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों पे काम कर रहा था। बट हमारा बेस्ट किस पे काम करता है, वो कैटेगोरिकल डेटा पे काम करता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस अगर वैल्यू है तो आप क्या करो, द एल्गो सेलेक्ट्स अ थ्रेशोल्ड दैट बेस्ट स्प्लिट द डेटा, ठीक है, आप उसको स्प्लिट कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूअस था, जैसे कि चल रहा होगा 1 से लेके 30 40, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि अगर जो हमारा 30 से नीचे है या इक्वल है तो यस होगा हमारा, वो अगर बड़ा है तो वो नो होगा, ठीक है। तो हमने ये ऐसे थ्रेशोल्ड क्रिएट करके आपको स्प्लिट करना है डेटा को, ठीक है। द बेस्ट थ्रेशोल्ड इज चूजन बेस्ड ऑन मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन, ठीक है, ये हमें पता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्री प्रोनाइंग, ठीक है। तो जो हमारा ओवरफिटिंग का अवॉइड करने के लिए जो टेक्निक थी प्री प्रोनाइंग, वो हमारी मतलब बेकार भी है, मतलब इशू भी है डिसीजन ट्री लर्निंग में। देखो ये ओवरफिटिंग को तो प्रिवेंट करती है, बट कभी कभी अंडर फिटिंग भी ला सकती है, ठीक है। तो आप इसको इसे जल्दी जो है स्टॉप, अगर आप इसे जल्दी स्टॉप कर देते तो ये अंडर फिटिंग भी ला सकती है। तो आपको इसके लिए क्या क्या यूज करना है, पोस्ट प्रोनोइंग का यूज करना है, ठीक है। मतलब कि पहले तो ये खुद ही टेक्निक थी ऐसी जो कि अवॉइड कर रही थी, फिर ऐसी टेक्निक बनी जो कि इशू बन गई, और फिर इसका जो दोस्त था पोस्ट प्रोनोइंग वो इसे अवॉइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब कि समझ सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, पार्ट ए, डिसीजन ट्री से लेके इश्यूज इन डिसीजन ट्री लर्निंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और हमारे पांचों के पांचों जो पीवाईक्यूज थे उनको भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारी क्लियर है सारी चीजें। अब अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके प्लीज बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दो, ठीक है। क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर, आप जो सब्सक्राइब करते हो ना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मैंने जो पहले वीडियोस बनाई थी यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 2, ठीक है, तो उनके लिए मतलब कि और अब में मतलब डिफरेंस कितना आया है, अगर मैंने अपग्रेड किया है तो आप बताना प्लीज, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बी है पूरी यूनिट का, वो है हमारा इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी हमारे स्टोर्ड एग्जांपल्स होते हैं हम उनको रेफर करते हैं जब भी हमें न्यू प्रेडिक्शन करनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे ये भी जो हमारे पास डेटा बेस है जिसके अंदर जितना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो भी हमारा डेटा है उसके हमारे रखे हुए हैं, ठीक है। जो भी हमारा डेटा है उसके लिए हमने क्या सॉल्यूशन लिया था वो सब कुछ रखा हुआ है। तो अगर कोई भी न्यू क्वेरी आती है तो हम इस डेटा के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं। ना कि हम क्या करते हैं कि कोई जनरल मॉडल बनाएं जिससे कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, ठीक है, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाला जो डेटा है बस उसको देखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर है कि इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग होती क्या है। ये ऐसा टाइप है जिसमें मॉडल स्टोर ट्रेनिंग एग्जाम्पल एंड यूज देम डायरेक्टली मेक प्रेडिक्शन फॉर न्यू डेटा इंस्टेड ऑफ लर्निंग एन एक्सप्लिसिट जनरल रूल और मॉडल, ठीक है। आप मतलब अलग से कोई भी जनरल रूल या फिर मॉडल को नहीं लर्न करते हो, आप सिर्फ जो पहले के एग्जांपल्स है उन पर काम करते हो, ठीक है। व्हेन अ न्यू इनपुट कम्स द एल्गोरिथम फाइंड सिमिलर स्टोरेज, जैसे कि कोई नया इनपुट आया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी हमारे सिमिलर स्टोर एग्जांपल हैं उनको देखोगे, ठीक है। और अगर आपने पहले उन एग्जांपल के बेस पे कोई आउटपुट लिया है तो वही आउटपुट आप इधर भी यूज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि 2 घंटे पढ़ता है तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। बट 5 घंटे पढ़ता है तो वो पास हो जाता है, और फिर अगर 6 घंटे पढ़ता है तो वो पास हो जाता है। बट अगर आपके पास नया कोई स्टूडेंट आता है जो कि 4 घंटे पढ़ा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो तो 2 का, 5 का और 6 का ही है, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो, और आपने कोई भी जनरल रूल या फिर मॉडल भी क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादा जो हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो पास के हैं, तो आप यहाँ पर जो आंसर है वो भी पास दे दोगे, ठीक है। बट आपके पास कोई भी इसका कह सकते हो वेरीफाई करने का कोई भी मेथड नहीं है, आप इसे वैलिडेट नहीं कर पाओगे कि भाई हमारा जो ये प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग के अंदर काम होता है, ठीक है। तो इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लेजी और एगर लर्निंग क्या होता है। तो देखो हमने अभी इंडक्टिव देखा था और अब हम देख रहे हैं क्या, इंस्टेंस बेस्ड। तो लेजी है हमारा इंस्टेंट बेस्ड क्योंकि ये मॉडल को क्रिएट नहीं कर रहा, बट जो हमारा पहले इंडक्टिव था वो हमारा क्या कर रहा था, मॉडल को क्रिएट कर रहा था। जैसे कि डिसीजन ट्री हो गए, हमारे न्यूरल नेटवर्क हो गए, ये हमारे क्या करते हैं, मॉडल को क्रिएट करते हैं। तो इनका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है वो स्लोअर होता है, और जो प्रिडिक्शन का प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास मॉडल होता है। जैसे कि डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क के एग्जांपल है एगर लर्निंग के। बट अगर लेजी लर्निंग की बात करें तो ये क्या करता है कि जो क्वेरी आई है उसको बस रख लेगा और अपने पास
और ट्रेनिंग जो है उसकी बहुत फास्ट होती है, बिल्कुल ट्रेनिंग होती नहीं है, क्योंकि जो भी आपके पास एग्जाम्पल है उसको स्टोर है। और जो प्रिडिक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि अब जाएगा डेटाबेस को खोलेगा, उसके अंदर से जो भी एग्जाम्पल्स है उनको देखेगा और फिर प्रिडिक्शन कर पाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है के नियरेस्ट नेबर, केस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये हमारे दो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम ये सब पढ़ने वाले हैं, इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग कौन कौन सी होती है बहुत अच्छे से, और बहुत मतलब इतना क्लियरली बता दूंगा कि आपको कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल देखें अगर हम इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जब भी आपको अमेजोन वगैरह में प्रोडक्ट आपको रिकमेंड होते हैं वो हमारे इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग के होते हैं। उसमें कोई भी आप मॉडल वगैरह क्रिएट नहीं होता उसका, मतलब कि आपने जो भी मॉडल, आपने जो भी प्रोडक्ट पहले देखे हैं वही प्रोडक्ट आपको उसकी सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिख रहे होते हैं, ठीक है। या फिर स्पैम डिटेक्शन, ईमेल के अंदर जो स्पैम वगैरह डिटेक्ट किया जाता है वो भी उसी हिसाब से किया जाता है। मेडिकल डायग्नोसिस या फिर हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, वो भी उसी के हिसाब से होती है, जो कि पहले आपके पास सिमिलर डेटा है उसी के हेल्प से आप प्रिडिक्शन कर पाते हो, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस में अगर कोई पहला ऐसा पेशेंट आया था जिसके पास ऐसे सिम्टम्स थे, तो आप वही दवाई रिकमेंड कर दोगे जो आपने पहले किया था, ठीक है। ऐसे हैंड राइटिंग में अगर आपकी जो कार है आपने अगर ऐसे बनाया है या फिर ऐसे बनाया है, तो आप देख लोगे कि यार पहले वाले ने ऐसे बनाया था तो इसकी हैंड राइटिंग हो सकती है या फिर उसकी हैंड राइटिंग हो सकती है। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सबसे मेन हमारा टॉपिक है के नियरेस्ट नेबर लर्निंग, ठीक है। तो के नियरेस्ट नेबर लर्निंग को अगर हम समझें तो ये हमारा सबसे सिंपल, ठीक है, और सबसे पॉपुलर इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, ठीक है, जो कि लेजी लर्निंग होता है। तो ये क्या करता है, एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है, जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स, मतलब अगर वो जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो अगर हमारे सिमिलर हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, तो वो हमेशा जो फीचर स्पेस है उसके अंदर क्लोज स्पेस के अंदर रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि हमारे पास ना एक ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा फीचर स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे डॉट्स हैं, ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे डेटा है, ठीक है, जो कि क्लास ए को बिलोंग करता है, ठीक है। जो भी मैं ऐसे सर्कल बना रहा हूँ फिल वाले, वो क्लास ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे पास ऐसे डेटा है जो कि ऐसे गोल गोल है, मतलब उसके अंदर फिल नहीं है और खाली है, ठीक है। तो ये हमारे क्लास बी को बिलोंग करते हैं। केएनएन ये मान के चलता है कि जो भी हमारी ऐसी डेटा होता है जो कि सिमिलर होता है वो हमेशा हमारा पास-पास में होता है, दूर नहीं होता, ठीक है। तो हमारा अगर कोई नया डेटा आता है, जैसे कि हमारा एक नया डेटा आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा कि हमारे पास इसके आस-पास कौन-सा डेटा है, ठीक है। मैं इसका पूरा एल्गोरिथम आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि नया डेटा आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ना डिस्टेंस को फाइंड आउट करेगा। जैसे कि यहाँ पर के की वैल्यू होती है, के एक हमारा हाइपरमेट्रिक आप मान सकते हो, एक हमारी ऐसी वैल्यू होती है जो कि हम देखते हैं कि हमें कितने डेटा को उठाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर के की वैल्यू ले ली है लाइक 5, ठीक है, हमने के की वैल्यू कितनी ले ली है, 5 ले ली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस डेटा की सारे के सारे जितने भी हमारे पास डेटा सेट है ना, उनकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसकी डिस्टेंस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से जितने भी हमारे पास डेटा है उन सबकी डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब डिस्टेंस को असेंडिंग ऑर्डर में रख लेंगे, और जो भी असेंडिंग ऑर्डर में पहले की 5 वैल्यू होंगी, यानी कि जो भी 5 क्लोजेस्ट जो भी हमारे पास इसके डेटा होंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक ये वाला क्लोजेस्ट है, एक ये वाला क्लोजेस्ट है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है, और एक ये वाला है, ठीक है। तो हमने 5 ले लिए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम उठा लेते हैं, ठीक है। हमने 5 डेटा उठा लिए जो कि बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो 2 डेटा हैं वो तो क्लास ए को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो 2 डेटा हैं वो तो क्लास ए को बिलोंग करते हैं, और ये वाले जो डेटा हैं, ये वाले, ये हमारे क्लास बी को बिलोंग करते हैं। वो कितने, क्लास बी वाले, वो 3 है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये वाला जो हमारा डेटा आया है, वो जो भी ज़्यादा क्लास हमारे पास मिली है, जैसे कि हमारे पास ये जो क्लास बी वाला है उसके हमारे पास 3 डेटा मिले हैं, यानी कि हमारे पास जो ज़्यादा डेटा मिले हैं सिमिलर क्लास के, वो हमारे पास क्लास बी के मिले हैं, ठीक है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर देंगे कि ये वाला जो डेटा है वो हमारा क्लास बी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यही पूरा केएनएन एल्गोरिथम होता है। बस यहाँ पर जो के है वो हमारा एक हाइपरमेट्रिक वैल्यू होती है, जो कि हमें पता रखनी होती है कि हमें कितने डेटा को उठाना है, ठीक है, जो कि क्लोजेस्ट है। तो यही हमारा था पूरा एल्गोरिथम। अब मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो व्हेन अ न्यू सैंपल कम्स इन केएनएन, ये सबसे पहले क्या करते हैं, के मोस्ट सिमिलर एग्जांपल्स को उठाते हैं नियरेस्ट नेबर है ना, और ट्रेनिंग डेटा में से, और फिर उनको यूज करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए उसकी आउटपुट क्लास बाय मेजोरिटी वोटिंग। जैसे कि यहाँ पर मेजोरिटी वोट किसके थे, क्लास बी के मेजोरिटी वोट थे, तो हमने इसको क्लास बी के लिए प्रिडिक्ट कर दिया था, ठीक है। अब स्टेप्स क्या होते हैं केएनएन एल्गोरिथम में, सबसे पहले जितना भी आपके पास ट्रेनिंग डेटा है उसको स्टोर कर लो, ठीक है, और उसको लेबल कर दो डेटा को कि कौन कौन सा डेटा किस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। बिना लेबल के होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है।
अब आता है हमारा ये हमारे पास जैसे कि डेटा आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो के की वैल्यू है वो चूज कर लो आप, जैसे कि 3 मान सकते हो या फिर 5 मान लिया, आपके हिसाब से आपने के की वैल्यू को चूज कर लिया, ठीक है। अगर आपकी जो के की वैल्यू है वो अगर सेंसिटिव होगी नॉइस के लिए, तो अगर मतलब छोटी होगी के की वैल्यू तो वो ज्यादा नॉइस क्रिएट करेगी, ठीक है। आपकी अगर बड़ी होगी तो वो डिसीजन बाउंड्रीज को स्मूथ मतलब कि अच्छा रहेगा उस मतलब चूज करने में, ठीक है। कंप्यूट द डिस्टेंस मेजर, ठीक है। आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे कि आपका जो नया क्वेरी आया है, नया जो डेटा है वहां से जो भी सारे डेटा हैं वो कितने कितने दूर पर हैं, आप उसको क्रिएट करोगे, ठीक है। उसको मतलब फाइंड आउट करोगे, तो आप यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करोगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y2 का होल स्क्वायर और पूरे को अंडर रूट में, ऐसे आप क्या करोगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। ये हमने पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम की तरह होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अदर मैट्रिक्स इंक्लूड, आप जैसे यहाँ पर आप यूक्लिडियन डिस्टेंस का यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर मैनाथन डिस्टेंस का यूज कर सकते हो, या फिर आप मिन कॉसी डिस्टेंस का यूज करते हो, कौन सा सिमिलरिटी का यूज कर सकते हो, ऐसे अलग अलग फॉर्मूलेस का यूज कर सकते हो अगर आपको डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आता है हमारा फाइंड द के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर में आप क्या करोगे कि आपने जितनी भी डिस्टेंस निकाली है उसे असेंडिंग ऑर्डर में रख के, जो भी आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाले जितने भी होंगे के नियरेस्ट नेबर मतलब कि जितनी मतलब कि के यानी कि जैसे के 5 वैल्यू है तो आप 5 डेटा को उठा लोगे, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ न्यू डेटा पॉइंट फ्रॉम ऑल ट्रेनिंग डेटा, सेलेक्ट द के क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है। के क्लोजेस्ट पॉइंट को आप उठा लोगे। अब आपने के क्लोजेस्ट पॉइंट उठा लिए, अब आप क्या करोगे, वोटिंग करवाओगे, ठीक है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो, मतलब कि जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, या तो क्लास ए को बिलोंग करेगा या तो क्लास बी को बिलोंग करेगा, तो आप क्या करोगे, वोटिंग करवाओगे। बट अगर आप रिग्रेशन की बात करो कि जैसे इसकी वैल्यू जो है वो 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो ऐसे रिग्रेशन है, ठीक है। तो अगर कोई डेटा यहाँ पर आया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो रिग्रेशन में आप क्या करोगे, इन सब का जो भी आपके 5 आए हैं उनका आप एवरेज ले लोगे, पांचों को सम करोगे और अपॉन में जो टोटल है वो रख दोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो उन एवरेज का क्या आप क्या करोगे, उस एवरेज मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डेटा और ऊपर सम रख के जो एवरेज मिलेगा उसको, जो ये वैल्यू नई है उसको असाइन कर दोगे, ठीक है। तो रिग्रेशन में हम एवरेज लेते हैं और क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वोटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्ट द क्लास एंड वैल्यू। अब आपने एवरेज एवरेज ले लिया तो आप वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आपने वोटिंग करवाई है तो आप क्लास को प्रिडिक्ट कर सकते हो, जो भी ज्यादा क्लास आएगी उसको आप रिजल्ट को प्रेडिक्ट करके दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें के एन एन का, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है बहुत सारा, ठीक है। कि जैसे अगर पॉइंट ए है तो उसका अगर एक्स वैल्यू 2 होती है और वाई की वैल्यू 4 होती है तो उसकी क्लास आएगी यस, अगर ये होती है तो नो आएगी, अगर यस होगी नो होगी, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पास डेटा है। अगर हम इसे ग्राफ में ऐसे शो करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, जल्दी से मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हम 2 से ले लेते हैं, 2 4 6, ठीक है, 7 8, और यहाँ पर हम वाई 2 उसके ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि ए वन जो पॉइंट है, हमारा पहला जो पॉइंट है, अगर वो एक्स पे 2 और वाई पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, वो यस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 4 है और 2 है, ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर है ये A2, तो ये नो क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब हमारा ये 4 है और 4 है, तो अगर 4 4 आ जाता है तो ये हमारा यस क्लास को बिलोंग कर रहा है। और अगर 6 और 4 आ जाता है तो 6 हमारा एक्स है और 4 हमारा ये है, तो ये हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, नो क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो अब कोई नया डेटा पॉइंट आता है तो हम, ये हमारी क्लास है, ठीक है, यस और नो हमारी क्लास है। तो हमारा नया डेटा पॉइंट आया 5 और 3। तो अगर हम 5 और 3 देखें तो 5 हमारा यहाँ पर आएगा और 3 हमारा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक नया डेटा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये बताना है कि ये जो हमारा डेटा पॉइंट आया है वो इस क्लास को बिलोंग करता है या इस क्लास को बिलोंग करता है, यस को करता है या फिर नो को करता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलो जल्दी से देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस को निकाल के, ठीक है। तो हमने सबके लिए अगर हम डिस्टेंस निकालें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो हमारे नए पॉइंट्स आए हैं वो 5 और 3 हैं, ठीक है। तो 5 - 2, पहले हम एक्स की वैल्यू उठाएंगे 2, और फिर हमने वाई की वैल्यू ली 4, तो 3 - 4, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करने के इसकी डिस्टेंस आएगी 3.16, ठीक है। तो हम अगर इस पॉइंट से
इस वाली की डिस्टेंस लेंगे तो आएगी हमारी 3.16, ठीक है। अगर हम इसकी लेंगे तो आएगी 1.41, ठीक है। इसकी आई 1.41, इसकी आई 1.41, इसकी भी आई 1.41। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे जो पास में है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये पास में है, ठीक है। तो हमने के की वैल्यू कितनी ले रखी है, के की वैल्यू हमने 3 ले रखी है, ठीक है। तो हम पास के जो 3 पॉइंट्स है उनको उठा लेंगे, ठीक है। तो हमने इस वाले पॉइंट को उठा लिया, A2, A3 और A4 को उठा लिया, ठीक है। तो हम देखेंगे A2 जो है वो हमारा बिलोंग करता है क्लास नो को, A3 जो है वो बिलोंग करता है क्लास यस को, और A4 जो है वो बिलोंग करता है क्लास नो को। तो अगर हम इसमें वोटिंग करवाएं तो क्लास नो जो है वो भारी पड़ रहा है, तो हम असाइन इजीली कर सकते हैं। ये वाला जो हमारा नया आया है A5, वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास नो को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आगे की स्टेप्स तो अगर हम देख भी लेंगे फिर भी हमें पता चल गया है पहले ही कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास नो को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एक पीवाई क्यू आया हुआ था 10 मार्क्स में, डेमोस्ट्रेट करके दिखाओ कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम कैसे होता है, और क्लासिफिकेशन के लिए करके दिखाना था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आई होप आपको के नियरेस्ट नेबर जो एल्गोरिथम है बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लोकली वेटेड रिग्रेशन, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LWR भी बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा इसको बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो LWR हमारा एक रिग्रेशन मेथड है, मतलब जो रिग्रेशन होता है वो हमारा ग्लोबली होता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल और लोकल, ठीक है। तो ये हमारा लोकल वेटेड रिग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप पूरा का पूरा जो कोई भी अगर आपके पास डेटा है उसको आप सिंगल लाइन पे डिनोट नहीं करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पर जो पूरा का पूरा डेटा सेट है उसको सिंगल लाइन पे डिनोट नहीं करने की बजाय हर एक लोकल लाइन डिसाइड करोगे हर एक डेटा के लिए। मतलब कि रिग्रेशन के अंदर क्या होता है ना, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है और हर एक डेटा को हम कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे जो है वो लाई करवा पाएं, ठीक है। बट लोकल वेटेड रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हर एक डेटा के लिए फाइंड आउट करते हैं छोटा सा पार्ट, और लाइन यहाँ पर बैंड भी हो सकती है, और उसके लिए बहुत अच्छे से, मतलब कि अगर आपकी जो लाइन है, अगर आपका डेटा दूर जा रहा है तो उसके लिए आप बैंड भी करवा सकते हो, ठीक है। बट रिग्रेशन के अंदर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो समझते हैं। वी फिट अ स्मॉल लोकल लाइन ओनली अराउंड द पॉइंट वेयर वी वांट टू प्रेडिक्ट, ठीक है। मतलब कि आप सिंगल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। फॉर एवरी क्वेरी पॉइंट LWR क्रिएट अ न्यू मिनी रिग्रेशन मॉडल। हर एक क्वेरी पॉइंट के लिए LWR क्या करता है, एक नया न्यू रिग्रेशन मॉडल जो है वो क्रिएट करता है। बट अगर आप ग्लोबल रिग्रेशन की बात करोगे तो वो जो आपका पहले से है उसका एवरेज लेके चलता है, ठीक है। नियर बाय पॉइंट्स गेट हायर इंपॉर्टेंस। जो भी पास में पॉइंट्स होंगे, जो कि अगर नया पॉइंट आया है, अगर कोई भी नई क्वेरी आई है, ठीक है, वो जो पहले से डेटा है वो अगर उसके पास पास में है तो उनको ज्यादा वेट मिलेगा, और जो दूर दूर है उनको लो वेट मिलेगा, ठीक है। लोकल फिटिंग इंस्टेड ऑफ ग्लोबल फिटिंग, ये इस मॉडल पे काम करता है, ठीक है। अब एग्जांपल समझाऊंगा, सुपर इजी एग्जांपल लूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। हमेशा जो चीजें ना वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से नहीं चलती, ठीक है। तो देखो, इमेजिन यू वांट टू प्रिडिक्ट मार्क्स फ्रॉम आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। जैसे कि आपको इस मार्क्स को डिसाइड करना है, जैसे कि अगर आप 1 से 2 घंटे पढ़ते हो तो आपके मार्क्स आते हैं, मतलब स्लोली स्लोली बढ़ते हैं आपके मार्क्स, ठीक है। मतलब कि ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ग्राफ शो करा देते हैं। यहाँ पर जो आपका मार्क्स है और यहाँ पर जो आपके आर्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपके आर्ट्स हैं और ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है। अब आप 1 से 2 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, मतलब कि 1 2, आप 1 से 2 घंटे पढ़ते हो तो आपके जो मार्क्स है ना वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होंगे, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, ठीक है। बट अगर आप क्या करते हो, आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, ठीक है। आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हो, ठीक है? आप ऐसे पढ़ते हो तो आपके जो मार्क्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, ऐसे होंगे इंक्रीज़, ठीक है? जैसे कि आप ही सोच लो कि अगर आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके पहले अगर 10 मार्क्स आते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा धीरे-धीरे होके 12, 13, 14, 15, 20 हो जाएँगे, ठीक है? तो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होंगे। बट अगर आप 5-6 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो वो 10 से सीधा कहाँ मूव कर जाएँगे, 50 पे मूव कर जाएँगे, 60 पे मूव कर जाएँगे, 70 पे मूव कर जाएँगे, ठीक है? और सोच लो 80 पे मूव कर गए, ठीक है? 5-6 घंटे पढ़ के। बट अगर जब आप 8 घंटे प्लस पढ़ने लग जाओगे रेगुलर, तो वो क्या होंगे, स्लोली स्लोली इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे, मतलब कि आप समझ लो कि अ, आपके 95 हैं, ठीक है? 95 है, नीचे तो नहीं जा रहा, यहाँ पे ऊपर ही जाएगा। 95 है, ठीक है? बट आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे इम्प्रूव करेंगे, 96 होंगे, 97 होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा जंप आ जाएगा, जैसे कि 10 से 50 पे आया था जंप, ठीक है? वो स्लोली स्लोली इम्प्रूव होंगे। कभी भी ये जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं चल रही, एकदम ऐसे इम्प्रूव नहीं हो रही, ठीक है? तो यहाँ पर बैंड भी आ रहे हैं, ठीक है? तो उन बैंड को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लोकली वेटेड रिग्रेशन का, ठीक है? तो ये हमारा किसके लिए होता है, नॉन लीनियर पैटर्न्स के लिए होता है। अब यहाँ पर ग्लोबल रिग्रेशन क्यों फेल कर जाता है, क्योंकि हमारा वो स्ट्रेट लाइन को लेके चलता है सारे डेटा के लिए, ठीक है? वो ये नहीं दिखा पाएगा स्लो फास्ट स्लो अगेन, ठीक है।
वाई अब ये हमारा लोकली वेटेड रिग्रेशन क्यों काम कर जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये हर एक डेटा के लिए मिनी लाइन जो है वो क्रिएट करता है फॉर एवरी क्वेरी, ठीक है। जैसे कि अगर 2 घंटे कोई पढ़ा है तो जो हमारे लो आवर्स हैं वो पॉइंट्स लो आवर्स होंगे। अगर 5 घंटे पढ़ा है तो उसके जो बाजू बाजू हैं वो मीडियन आवर्स होंगे, और जो हाई पढ़ा है उसके हाई होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि सबके लिए आप लो टू हाई पूरा का पूरा लेके चल रहे हो। आप जो 5 घंटे वाले हैं उनके लिए सिर्फ मीडियम पॉइंट्स लेके चलोगे, और जो हाई वाले हैं, आठ आठ आवर्स वाले हैं उनके लिए सिर्फ हाई पॉइंट्स लेके चलोगे। अभी भी समझ नहीं आएगा ना तो मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल करवाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें, चिंता मत करना, ठीक है। एल जो है वो हमेशा लोकल पैटर्न्स को क्या करता है, अडेप्ट करने की कोशिश करता है। वो पूरे के पूरे पैटर्न पे नहीं चलता, वो छोटे छोटे पैटर्न्स को अपने को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। LWR इक्वल टू डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट नेबर्स, ठीक है। हर एक नेबर के लिए अलग अलग रूल होगा। मतलब कि एक क्लास है उसके अंदर हर हर एक बच्चा, हम मान के ऐसा नहीं चल सकते कि हर एक बच्चा 10 घंटे ही पढ़ रहा है, 20 घंटे ही पढ़ रहा है, या फिर हर एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में। हमको क्या करना पड़ता है, हर एक बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है कि जो कोई बच्चा ऐसा होगा कि स्लो पढ़ता है, कोई बच्चा तेज पढ़ता है, तो टीचर को उसके हिसाब से चलना होता है। तो टीचर की तरह है हमारा लोकली वेटेड रिग्रेशन, ठीक है। अब हमारा एक ग्राफ के थ्रू आप इमेजिन कर सकते हो, हमारे जो मार्क्स हैं वो इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। ये इतने ऐसे ग्राफ है, ठीक है। बट अगर आप ग्लोबल रिग्रेशन की इस ग्राफ के थ्रू लाइन बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। बट अगर आप लोकल वेटेड रिग्रेशन के लिए बनाओगे तो वो ऐसे कर्व बनेगी, ठीक है। तो ये जो लोकल वेटेड रिग्रेशन है वो ज्यादा सुटेबल है इसके लिए, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ट्रेडिशनल और लोकल के बीच में आप इन्हें बहुत अच्छे से जो है डिफरेंस बता सकते हो कि ये हमारा सिर्फ वन मॉडल क्रिएट करता है सारे डेटा के लिए, ये हर एक डेटा के लिए न्यू मॉडल क्रिएट करता है। ये एगर लर्निंग है, मतलब ये ज्यादा ट्रेनिंग में जो है टाइम देता है, बट ये जो है हर बार ट्रेनिंग करता है, ठीक है। जितनी बार भी प्रिडिक्शन करना है उतनी बार ट्रेनिंग करता है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल कम होता है, ये हाईली होता है क्योंकि हर बार कर रहा है। और यहाँ पर जो है सारे के सारे पॉइंट इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, बट यहाँ पर जो नियर बाय पॉइंट्स हैं उनको ज्यादा वेट्स मिलते हैं, ठीक है, ज्यादा वेटेज मिलता है। ये कंप्यूटेशन इसकी फास्ट होती है क्योंकि एक ही बार करनी है, इसकी स्लो होती है क्योंकि बार बार करनी पड़ती है, ठीक है। लोकली वेटेड रिग्रेशन यूज करता है किसको, वेट्स को। कैसे यूज करता है, तो इसका गॉसियन कर्नल एक यूज करता है, इसका गॉसियन कर्नल ये है हमारा, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले को यूज करता है, वेट का फॉर्मूला होता है e⁻⁻x, ये जो है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और अपॉन में 2 ये जो कर्नल है और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वेट को निकालने का फॉर्मूला होता है। x1 जो है हमारा ट्रेनिंग डेटा है, और जो वो ट्रेनिंग पॉइंट है, और जो हमारा xq है वो हमारा क्वेरी पॉइंट है जो कि नया आया है, ठीक है। और जो हमारा ये है ये बैंडविड्थ है कि कितना हमारा जो नेबर है वो वाइड है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम क्वेरी, तो अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो क्वेरी से बहुत कम है, ठीक है, मतलब कि जो नया हमारा डेटा है, जो हमारा नया क्वेरी आया है वो बहुत कम डिस्टेंस पे है ट्रेनिंग डेटा से, तो हम उसकी वेट को देंगे 1, मतलब कि अच्छा अच्छा है वो, ठीक है, उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। बट जो अगर बहुत दूर है तो उसको वेट मिलेगा 0, ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके स्टेप्स देखें तो सबसे पहले जो भी क्वेरी डेटा आता है उसको हम असाइन करते हैं एक्स क्यू से, और हम क्या करते हैं, वेट को पहले कंप्यूट करते हैं। पहले हमने डिस्टेंस निकाल लिया, फिर हमने वेट कंप्यूट कर लिया, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि वेटेड लीनियर रिग्रेशन कैसा है, तो हम इसको इस इक्वेशन की हेल्प से करते हैं उसे। थर्ड हम क्या करते हैं, आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं कि जितने भी हमारे ये जो आए थे वेटेड उनको हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे और एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट ये स्टेप याद कर लो, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना इनको याद कर लो, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो रोबोटिक्स में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर रोबोटिक्स में क्या होता है, लोकल मूवमेंट्स ज्यादा हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा एवरेज नहीं लेके चल सकते, ठीक है, आपको यहाँ पर लोकल मूवमेंट्स के लिए जरूरी होता है। जो भी हमारे ऑटोमेटिक गाड़ी कार होती हैं उनको भी स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए लोकल वेटेड जो रिग्रेशन है उसको उसकी हेल्प से काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एवरेज लेके चल सकते हो, ठीक है। कभी कभी जो आपके पास में गाड़ी है, आपको उसके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स लोकल सप्लाई एंड डिमांड प्रेडिक्ट करने के लिए, या फिर मेडिकल एनालिसिस में यूज होता है। तो इन सारे जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है LWR के, ठीक है। आई नो लोकल वेटेड रिग्रेशन, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, कैसे इसका होगा न्यूमेरिकल, बट अभी मैं आपको करवाता हूँ इसका न्यूमेरिकल, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि एक समझो बात कि हमारे पास एक डेटा है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स अगर हमारा 1 होता है तो वाई हमारा 2 होता है, ठीक है। अगर एक्स हमारा 2 होता है तो वाई हमारा 4 होता है। जैसे कि समझ लो अगर कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ता है तो उसके मार्क्स 2 आते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स 4 आते हैं। अगर कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स 5 आते हैं। अगर कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ता है तो उसके मार्क्स 10 आते हैं। बट
यहाँ पर हम कैसे लोकल वेटेड रिग्रेशन लगाएंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है। वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 4। आप समझ लो कोई बच्चा अब ऐसा है जो कि 4 घंटे पढ़ता है, बट उसके मार्क्स कितने आएंगे, तो हम उसको हम LWR की हेल्प से बताएंगे, ठीक है। तो देखो 5 और 10 के बीच में ही आएंगे, हमें पता है, क्योंकि 3 और 5 भी तो 10 के बीच में है, तो हम उसको फाइंड आउट करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम गॉसियन कर्नल की वैल्यू लेंगे 1, ठीक है, 1 लेंगे हम, अपने हिसाब से ले ली हमने, ठीक है। अब स्टेप 1 ये है कि कंप्यूट डिस्टेंस फ्रॉम क्वेरी। सबसे पहले क्वेरी जो भी हमारी आई है, जो 4 है, उसके उसके हिसाब से आप सबके लिए जो डिस्टेंस है उसे फाइंड आउट कर लो। जो पास में डिस्टेंस होगा उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा, जो दूर होगा उसे वेटेज नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक्स हमारे ये रख लिए, वाई हमने ये रख लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें बस एक्स की जरूरत है कि जो हमारा आया है 4 - 1 कितना हुआ 3, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 5 मतलब मॉड लेके कर रहे हैं तो 1, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, वेट को कंप्यूट कर लेंगे यूजिंग गॉसियन कर्नल, ठीक है। तो वेट को कैसे कंप्यूट करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला था x1 - q, वो तो हमने डी से जो है रिप्लेस कर दिया, हमने डी डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर लिया। तो ई की पावर माइनस डी की स्क्वायर अपॉन 2, जो हमारा कर्नल है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कर्नल को अभी 1 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इंटू 2 करेंगे तब भी 2 ही आएगा, तो हम इसको इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर हमने 1 लिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हर एक पॉइंट से जो हमारे वेट था उसे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अगर हम 1 और 2 के लिए करेंगे, जैसे कि हमारा एक्स पहले 1 था और वाई जो 2 था, फिर 2 था, फिर 4 था, तो हम सबके लिए करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 के लिए वेट किया, तो हमारा आया 0.011, ये सब आप कर लेना, ठीक है, खुद ही कैलकुलेट। फिर 2 और 4 के लिए करेंगे तो 0.135 आया, और इतना आया, इतना आया, ठीक है। तो ये हमारे वेट आ गए, ठीक है। तो जो भी हमारे क्लोजेस्ट होते हैं उनका वेटेज ज्यादा होता है, तो आप देख सकते हो इसमें हमारा वेटेज किसका ज्यादा है, 3 और 5 का, और 5 और 10 का। तो ये हमारे क्या है, क्लोजेस्ट है। 0.605 07, 0.607, ठीक है, ये हमारे क्या है, क्लोजेस्ट हैं, तो इनका वेटेज ज्यादा आया है, ठीक है, क्लियर है। अब हम ये देख सकते हैं कि वेटेज इनका ज्यादा आया है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, ठीक है। तो कैसे लेते हैं एवरेज, तो देखो, वी विल यूज वेटेड एवरेज एज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, मैंने यहाँ पर भी बताया था, ठीक है। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, WI × YI, ठीक है। तो WI हमारा 0.11 है, और Y हमारा 2 है, 0.135 है, इंटू 4 है, 0.607 है, तो 5 है, और ये है। तो हमने इनको क्या कर लिया, पूरा एवरेज कर लिया अच्छे से, ठीक है। इनका सबका समेशन कर लिया, सॉरी एवरेज नहीं, समेशन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, समेशन हो गया 9.667 आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आ गया हमारा, इसको समेशन करेंगे तो W वाले को, तो इन सबको समेशन करने के बाद हमारा आंसर आया 1.360, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 7.11, ठीक है। तो 7.11 जो हमारा आंसर आया है, वही हमारा जो वाई है वो एक्स लिए निकल के आया है। मतलब कि अगर बच्चा हमारा पढ़ेगा 4 घंटे, तो उसका जो नंबर है वो 7.1111 आ रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हमने लोकल वेटेड रिग्रेशन की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं आंसर को, वो आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है, लोकल वेटेड रिग्रेशन। तो अब यार इतना अच्छे से मैंने आपको समझाया, तो सब्सक्राइब तो कर लो प्लीज यार, सब्सक्राइब कर लो यार, है ना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वा दो। देखो लोकल वेटेड रिग्रेशन हमारा पीवाईक्यू में भी आया हुआ था 10 मार्क्स में, कि आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना था LWR होता क्या है, और कैसे वो ट्रेडिशनल हमारा जो रिग्रेशन मॉडल होता है उससे डिफर है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बताने थे, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल करवाया, यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया, यहाँ पर आपको मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताए, और फिर मैंने लोकल वेटेड ये सुपर एग्जाम्पल से और डेफिनेशन सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अब कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप छोड़ के आओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क क्यों है अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RBF, ठीक है, जहाँ ज्यादा अगर हम RBF को लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट वर्क्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस के बेस पे काम करता है, जैसे कि अभी हमारा लोकल वेटेड था ना, जो भी इसके पास होंगे उसको ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस मिलेगी, और जो दूर होंगे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। जैसे लाइफ में होता है ना, हमारे जो दोस्त हमारे आसपास होते हैं उनकी हम ज़्यादा केयर करते हैं, उनसे हम ज़्यादा बात करते हैं, उनसे हम ज़्यादा बातें शेयर करते हैं। जो दूर होते हैं वो हमारे हम कभी कभी भूल जाते हैं, है ना।
तो देखो, इट प्रेडिक्ट्स आउटपुट बाय चेकिंग, ठीक है। ये क्या करता है, आउटपुट को कैसे प्रेडिक्ट करता है, चेक करके प्रेडिक्ट करता है कि हाउ क्लोज इज द इनपुट टू सम नोन एग्जांपल्स। जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं उनसे इनपुट कितना क्लोज है, उसके हिसाब से आउटपुट को जो है वो प्रेडिक्ट करता है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी समझा दूंगा, चिंता मत करो, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। ये हमारा टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो कि रेडियल बेसिस फंक्शन को यूज करता है एज अ एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। जैसे हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता था ना, वैसे ही यहाँ पर ये क्या करेगा, रेडियल बेसिस फंक्शन को यूज करेगा, ठीक है, प्रेडिक्ट करने के लिए आंसर को। इट इज मेनली यूज फॉर फंक्शन अप्रोक्सीमेशन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन टास्क, इन तीनों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर लिख कर आनी है, अगर 2 मार्क्स में आता है आपका, ठीक है। तो आरबीएफ नेटवर्क इज अ न्यूरल नेटवर्क विथ 3 लेयर्स। तो ये न्यूरल नेटवर्क है तो इसके अंदर 3 लेयर होती है, ठीक है। सबसे पहला इनपुट हो गया, हिडन हो गया और आउटपुट हो गया, ठीक है। तो इनपुट में तो डेटा आता है, आउटपुट में डेटा आपको प्रेडिक्ट होकर मिल जाता है, सारा काम होता है हिडन लेयर का। तो यहाँ पर हिडन लेयर के अंदर क्या होगा, रेडियल बेसिस फंक्शन होगा, ठीक है। उसी फंक्शन को हमें क्रिएट करना है, उसी फंक्शन से हमें आउटपुट को मतलब निकालना है, ठीक है। तो चलो समझते हैं जल्दी से। तो आर्किटेक्चर अगर हम समझें तो इनपुट लेयर के अंदर क्या होता है, जस्ट हमें क्या होता है, इनपुट वैल्यूज को पास करना होता है, ठीक है। जैसे कि हाइट, वेट, एज, ये हमारे कुछ इनपुट वैल्यूज है, ठीक है। हिडन लेयर में क्या होता है, दिस लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंटेन्स रेडियल बेसिस फंक्शन। यूजुअली गॉसियन फंक्शन का हम यूज करते हैं, मोस्टली गॉसियन फंक्शन का यूज करते हैं, वैसे और भी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहाँ पे लिखे हुए थे वो और फंक्शंस, ये रहे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर गॉसियन फंक्शन का यूज करे हो ना, ये होता है हमारा गॉसियन फंक्शन, अभी हमने पहले भी पढ़ा था, ये मोस्ट कॉमन होता है। बट आप यहाँ पर मल्टी क्वाड्रेटिक फंक्शन का यूज कर सकते हो जो कि ये है, ठीक है। या फिर आप इनवर्स मल्टी क्वाड्रेटिक फंक्शन का यूज कर सकते हो जो कि ये है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, गॉसियन फंक्शन का यूज करेंगे जो कि सबसे ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। हिडन लेयर, हम हिडन लेयर पे थे। एवरी हिडन न्यूरॉन के पास क्या होता है, एक तो सेंटर होता है और विड्थ होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सेंटर होता है वो तो स्टोर एग्जांपल है, हम यहाँ पर एग्जांपल को मान के चलते हैं सेंटर, ठीक है। और हम विड्थ होती है हमारी कि वो कितना विड्थ इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। जैसे पहले स्प्रेड था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ये विड्थ हो गई, ये हमारा सेंटर हो गया, ये दोनों चीजें हमारे पास होती हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे हर एक न्यूरॉन कैलकुलेट करता है इस फंक्शन से, ठीक है। ये जो हमारा गॉसियन फंक्शन है, ये ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी आई, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा एक्स है। तो ये तो हमारा डिस्टेंस होता है, ये तो हम पहले निकाल लेंगे, पहले भी निकाला था, और अपॉन में 2, और ये जो हमारा ये जो है विड्थ आई और का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, बस हमें इस फंक्शन से क्या निकालना है, आउटपुट को निकालना है। अगर जितना हमारा जो सेंटर के नियर होगा एक्स, जो भी हमारा मतलब हमारा जो क्वेरी है, वो अगर एक्स सेंटर से जितना नियर होगी उसका आउटपुट 1 की तरफ होगा, ठीक है। मतलब कि इसका जो रेंज है वो 0 से 1 तक ही है। अगर वो 1 की तरफ ज्यादा है तो उसका आउटपुट हमारा जो भी हमारा 1 की तरफ होगा उसकी तरफ आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे समझा नहीं पा रहा हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और जो 0 की तरफ होंगे उसका उसका वो क्या होंगे, दूर होंगे, ठीक है, वो फार होंगे एक्स से, ठीक है। मतलब इतना समझो कि जब भी हम अभी हम रेडियल बेसिस फंक्शन निकालेंगे, तो जिसका भी रेडियल बेसिस फंक्शन 1 की तरफ होगा वो ज्यादा नियर होगा एक्स के, ठीक है। और जिसका रेडियल बेसिस फंक्शन 0 की तरफ होगा वो ज्यादा फार होगा एक्स के। तो जो भी नियर होगा वही आउटपुट होगा, ठीक है। तो आउटपुट लेयर के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आउटपुट है उन सबको कंबाइन करेंगे और आंसर को दे देंगे, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, सारा आर्किटेक्चर क्लियर है। अब हम इसके नेटवर्क के मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बता देता हूँ। पैटर्न रिकॉग्निशन में यूज होता है, फेशियल, स्पीच, हैंडराइटिंग, इन सब के पैटर्न को फाइंड आउट करने में। टाइम सीरीज में, या फिर आप स्टॉक प्रेडिक्शन कर रहे हो, या फिर आप वेदर प्रेडिक्शन कर रहे हो तो यूजफुल होता है। मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है, जैसे कि डिसीज के क्लासिफिकेशन के फाइंड आउट करने के लिए। और जो हमारा ये आरबीएफ है वो सबसे बेस्ट होता है नॉन लीनियर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा अभी जो हमने पढ़ा था लोकली वेटेड रिग्रेशन था, वो भी नॉन लीनियर ग्राफ के लिए था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आरबीएफ नेटवर्क का न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जानी है आपको, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा है जिसके अंदर हमारे पास सेंटर्स होंगे, ठीक है। तो ये सेंटर्स हमें पता नहीं होते कि भाई है क्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्लास है एप्पल और बनाना, तो यहाँ पर सेंटर गिवन है 150 ग्राम और 120 ग्राम। यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि एप्पल के अंदर जो शुगर होती है वो 150 ग्राम होती है, और जो बनाना के अंदर मतलब नेचुरल शुगर, ठीक है, अलग से नहीं डाली है, नेचुरल शुगर है, वो 150 ग्राम है यहाँ पर, और यहाँ पर 120 ग्राम है। अब हमारे पास कोई एक ऐसा फ्रूट आया, मतलब हमें पता नहीं है वो फ्रूट है क्या, बट हमें इतना पता है कि उसके अंदर शुगर कितनी है, उसका सेंटर कितना है, वो है हमारा 140 ग्राम। और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं ये जो हमारा विड्थ है, स्प्रेड जो है उसको हम 10 मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। और जो हमारे नया जो फ्रूट आया है उसके अंदर जो सेंटर है वो कितना है, 140 ग्राम।
क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा नया आया है फ्रूट वो किस क्लास को बिलोंग करता है, एप्पल को बिलोंग करता है या बनाना को बिलोंग करता है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे हर एक सेंटर से, ठीक है। तो पहला सेंटर था 150 और दूसरा है 120। तो पहला आ गया हमारा 10, दूसरा आ गया 20। तो पहले से डिस्टेंस है 10 और दूसरे से है 20, ठीक है। अब जो जितना पास होता है उतना बढ़िया होता है, ठीक है। कन्वर्ट डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट करो, ठीक है, एक्टिवेशन के अंदर। और हम उस पे क्या यूज करेंगे, रेडियल बेसिस फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गॉसियन फंक्शन है, ये रहा, ठीक है। हमने वहां पर रिप्लेस कर दिया इसे डी से, क्योंकि डिस्टेंस ही तो है। तो यहाँ पर डी आ गया, डी हमारा पहले 10 होगा फिर 20 होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा, ये 10 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 10 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एप्पल के लिए अगर हम रेडियल बेसिस फंक्शन निकालें, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, ये है, तो इसको निकालेंगे तो e की पावर -10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 अपॉन 200 हो गया, तो ये कितना हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगी 0.607, ठीक है। और इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए बनाना के लिए जो डी होगा वो 200 होगा, ठीक है। और अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। तो इसका आ गया e की पावर -2, तो इसका आंसर आया 0.135। तो आप देखो इसमें पास कौन है, 1 की तरफ जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पास होगा, जो 0 की तरफ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूर होगा। तो ये 0 की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, 0.135, और ये 1 की तरफ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा पास है, ये ज़्यादा दूर है, ठीक है। हमें इतना पता चल गया है अभी। देखो हम आउटपुट कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो एक्टिवेशन आया है वो इसका आया इतना और इसका आया इतना। अब आपको कुछ नहीं करना, दिस मीन्स द आउट इनपुट जो है हमारा 140 ग्राम, वो ज्यादा क्लोजर है किसके, एप्पल के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो दे देंगे 1, ठीक है, इसको हम वेट कितना दे देंगे, 1 दे देंगे, और इसको हम वेट दे देंगे 0, इजी के लिए कि भाई हमारा ये 1 है और ये हमारा 0 है, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं करना, प्रेडिक्शन स्कोर को आपको क्या करना था, कैसे निकालना था, y इक्वल टू एच आई इंटू वी आई करना था, ठीक है, उनका समेशन करना था। तो देखो H1 कितना है हमारा, पहले 0.607 अभी हमने निकाला था, ठीक है। और वेट हमने किसको, इसको कितना दिया, हमने 1 दिया, और इसका हमने कितना निकाला था 0.135, ठीक है। और वेट कितना दिया हमने 0, तो ये तो 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, तो 0.605 हमारा आंसर आ गया। तो मतलब हमारा जो नया जो फ्रूट है, हमने जो नया फ्रूट निकाला है वो कुछ नहीं, एप्पल ही है, ठीक है। तो वो किस क्लास को बिलोंग करता है, एप्पल क्लास को बिलोंग करता है। तो रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क की हेल्प से हम प्रिडिक्शन ऐसे कर पाते हैं, ठीक है। कॉमन टाइप्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ये क्वेश्चन गॉसियन फंक्शन है, वैसे हम और भी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यार इतना क्लियर होगा बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा केस बेस्ड लर्निंग, ठीक है। केस बेस्ड लर्निंग क्या होता है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ हमारे केसेस होंगे पहले के, ठीक है, हम उसके हिसाब से जो है वो लर्न कर रहे होंगे, जो भी नया डेटा है उसके लिए प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। बट इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। केस बेस्ड लर्निंग ऑल्सो नोन एज केस बेस्ड रीजनिंग, ठीक है। अगर केस बेस्ड रीजनिंग आता है तब भी आप यही समझा के आओगे, इज अ टाइप ऑफ इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग। अब बता दिया इसने भाई इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है, तो इसमें कोई भी जनरल मॉडल क्रिएट नहीं होगा, पहले के जितने भी एग्जाम्पल है डेटाबेस के अंदर हम उसी का यूज करेंगे, ठीक है। वेयर पास्ट एक्सपीरियंस को हम यूज करते हैं और स्टोर होते हैं, और हम उसे यूज करते हैं नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ इंस्टेंट instead of learning general rules, the system remember specific examples and use them to make decision in new but similar situations, ठीक है। मतलब कि जो भी सिमिलर सिचुएशन है जो कि पहले हम सॉल्व कर चुके हैं उसके हिसाब से आप आगे जो है वो आंसर लोगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप जनरल रूल्स को जो है लर्न नहीं करोगे। इसका कोर आइडिया ये है कि आप एक्सपीरियंस से सीखो बस, ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उससे सीखो। स्टेजेस ऑफ केस बेस्ड लर्निंग, तो सबसे पहले जो भी आया आपके पास, जो भी चीज आई, आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना जितने भी पास्ट केसेस हैं उन्हें रिट्रीव करोगे, ठीक है। जितने भी सिमिलर पास्ट केसेस हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी नया पैटर्न आया, ठीक है। और डेटाबेस के पास जाओगे, उससे मैच करवाओगे जितनी भी न्यू प्रॉब्लम्स हैं उस पुरानी प्रॉब्लम से उसको न्यू प्रॉब्लम से, ठीक है। जो भी आपको सिमिलर केसेस मिलेंगे उनको आप क्या करोगे, रिट्रीव करोगे, इकट्ठा करोगे, ठीक है। सर्चिंग प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड फॉर पेशेंट विद सिमिलर सिम्टम्स, ठीक है। जैसे कि कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, मतलब डॉक्टर तो मतलब वैसे ही बता देगा, बट हाँ मैं बता रहा हूँ कि कोई आम आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा डेटा है डॉक्टर डिग्री का, ठीक है। जो भी डॉक्टर ने काम किया उसका पूरा डेटा है, ठीक है। कोई बंदा आया, उसको सर्दी हो रही है, ठीक है, नहीं कोई वैसा रहते पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पहले का जितना भी हमारे डॉक्टर का डेटा है वो निकालेगा कि पेट में दर्द जो है वो या तो गैस से हो सकता है, या तो आपके पथरी है साइड में हो रहा है उससे हो सकता है, या तो फूड पॉइजन है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ उसने निकाल लिया कि ये चीजें हैं, इसकी वजह से जो है आपको पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो उसने वो निकाल लिया, इतना समझ में आ गया। अब आएगा हमारा रीयूज।
अप्लाई द सॉल्यूशन फॉर द रिट्रीव केसेस सो टू द करंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब जो भी करंट प्रॉब्लम है, जो भी आपने रिट्रीव केसेस निकाले हैं, उसके लिए जो भी आपने सॉल्यूशन किए थे, उनके लिए यहाँ पर भी सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, तो जो भी आपने देखा कि फूड पॉइजन, उन सब की आपने दवाई उसको दे दी। ठीक है, आपने सेम ट्रीटमेंट उसको दे दिया। ठीक है, जो कि पहले काम किया था। ठीक है, अगर फूड पॉइजन है तो ये ले लो, अगर ये है तो ये ले लो। ठीक है, आपने वो दवाइयाँ दे दी। अब क्या करो, अब रिवाइज़ करो, एडजस्ट करो, मॉडिफाई द प्रपोज्ड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फीडबैक और रिजल्ट। अब आप पेशेंट से फीडबैक लो कि भाई वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो ठीक हो गया तो अच्छी बात है, उसको चलने दो। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो मॉडिफाई करो, चेंज करो। ठीक है, कुछ चेंजेस करो। और जैसे कि मेडिकेशन डोजेस में चेंजेस होती हैं कि पहले पेशेंट को बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, फिर थोड़ी दवाइयाँ कम हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप चेंजेस रिवाइज करो। इसे क्या बोलते हैं, रिवाइज बोलते हैं। रिट्रीव, रीयूज एंड रिवाइज। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेज होगा हमारा रिटेन। स्टोर द न्यूली सॉल्व्ड केस इनटू द केस लाइब्रेरी फॉर फ्यूचर यूज। अब आपने कुछ मॉडिफाई किया, अगर उसके हिसाब से जो आपका केस था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, पेशेंट को भाई बढ़िया आराम मिल गया। ठीक है, तो आप क्या करो, उसको नया केस बनाकर अपने जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, सेविंग दिस पेशेंट रिकॉर्ड विद द न्यू सॉल्यूशन फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। अब कोई नया वैसा आएगा तो आप उसे यूज कर पाओगे। ठीक है, उससे लाइब्रेरी भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बट देखो इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप केस रिट्रीवल करते रहोगे, ठीक है, तो इसके लिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, जब आप रिट्रीव करोगे तो आपको डेटा कहीं पे स्टोर भी तो करना होगा, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, और परफॉर्मेंस जो है इसकी वजह से जो है डिक्रीज हो जाती है, अगर आपका जो पहले का डेटा था जो केसेस से वो नॉइसी है। ठीक है, एडवांटेज ये है कि कंटिन्यूअसली मतलब सीखता रहता है। ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड है। और अगर आपके पास जो प्रीवियस डेटा है वो काफी लार्ज है, बड़ा है। ठीक है, और बिना नॉइस का है, तो आपकी बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है और अच्छे से काम कर सकता है। ठीक है, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में बहुत यूज़ होता है। अभी मैंने आपको पूरा एग्जांपल ही दिया। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में भी यूज़ होता है। आजकल चैटबॉट बने होते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा कि जो पहले की प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बेस पर चैटबॉट बना दिए जाते हैं। ठीक है, कि आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको किस बेसिस पे प्रॉब्लम है। आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो प्रोडक्ट है वो उसकी वारंटी उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप बना देते हो। ठीक है, तो वो भी उसके अंदर भी काम आता है। ठीक है, तो ये हमारा पीवाईक्यू में भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन केस बेस्ड स्टडी। तो आप अब तो यार बहुत अच्छे से समझा कर आ सकते हो, मैंने आपको बहुत क्लियरली बहुत डिटेल वे में अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाई सारे टॉपिक बहुत ईजी वे में पढ़ लिए, और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। और अगर ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे को नहीं आया हो समझ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, और किस तरीके से मैं और चीज़ें इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये वीडियो जो है हमारी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 4 जो है वो 2 साल पहले बनाई थी मैंने। ठीक है, और अब 2 साल बाद मैं यूनिट 3 जो है वो बना रहा हूँ, काफ़ी लंबा टाइम के बाद बना रहा हूँ। और मैंने कोशिश करी है कि मैं यूनिट 3 बहुत अच्छे से कवर करवा दूँ, चाहे थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, बट चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताई हैं कि आपको एक वीडियो के बाद कुछ और कहीं पे जाना ना पड़े यूनिट 3 के लिए, और बहुत अच्छे से चीज़ें कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है हमारी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और आपने अगर यहाँ पर यूनिट 3 को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। ठीक है, और फीडबैक जो है वो कमेंट में बता देना। और थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और बहुत बढ़िया-बढ़िया कंटेंट के लिए। और आप हमारे मल्टी एटम्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के जो भी हमने यूट्यूब पे कराए हैं या फिर इसके। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, @multi.atoms करके आपको हैंडल मिल जाएगा। और यहाँ पर हम आपको जॉब अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं, हैकेथॉन अपडेट, इंटर्नशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं शॉर्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छे से समझा देता हूँ आपको। ठीक है, वहाँ पर। और आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको हमारे साथ अपडेटेड रहना है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ। बाय बाय।